Final year? Third year? Final year? Just raise your hand. Who are from final year? Great. And then third year or second year? Second year, right. Okay. Okay, so देखो, first of all let me tell you that what is the purpose of this interaction. देखो, आपके पास अभी जैसे आप लोग स्पेशली अगर मैं फाइनल ईयर की पर्टिकुलरली बात करूं तो आप लोग अभी पास आउट हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, राइट? जून एंड जुलाई के अंदर आप लोग पास आउट हो जाएंगे. तो मैं यहाँ पे आप लोगों के पास बीइंग एन सिविल इंजीनियर आप लोगों के पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्या क्या करियर ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है. बहुत हद तक चीजों के बारे में आपको पता होगा, मोटा मोटा ऊपर से चीजें पता होंगी, लेकिन उसका इन डेप्थ चीजों के बारे में हमें मिसिंग होगा कि उसमें एक्चुअल में नेक्स्ट लेवल पे चीजें कहां पे एग्जिस्ट करती हैं, या अगर मैं ये ऑप्शन देख रहा हूं तो उसके बाद मेरे पास करियर ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है. मेरी इस आधे घंटे की प्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप लोगों को लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इनमें से कोई एक चीज मान लो सपोज आप टेंशन नहीं दे रही हो इस चीज को, और मे बी आपको 4-5 साल के बाद पता लगे, मे बी आप लोगों में से कोई पर्सन उस चीज को अचीव कर ले और आप उससे पूछो अच्छा यार ये भी होता है, ये भी कर सकता था मैं, मेरे को किसी ने बताया नहीं. एक बहुत बड़ी एक लाइन है जो नॉर्मली आप लोग बोलते हो, नॉर्मली जब आप पास आउट हो जाते हो 4-5 साल के बाद, 2-3 साल के बाद, जब आपको चीज का पता लगता है कि यार अच्छा ये भी ऑप्शन थे मेरे पास, मेरे को किसी ने बताया नहीं. मतलब हम लोग इसको बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, कि जब तो कोई बताने आया तब उसको सुना नहीं, लेकिन जब पता लगा, जब एक्चुअल में हम उस स्टेज में आ गए कि जब हमें लगा कि शायद यार मेरे को उस टाइम पे अगर पता लग जाता तो मैं उसको अचीव कर लेता. तो अब उस टाइम पे आप अपनी गलती तो मानेंगे नहीं. इसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं कि अपनी गलती ना मानना और दूसरे के ऊपर फेंक देना, राइट? अब वो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. ध्यान से सुनना एक एक चीज को. सबसे पहले मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं. वी आर हैविंग द 3 प्लेटफॉर्म्स. सबसे पहला प्लेटफॉर्म दिस इज इंजीनियर्स करियर पॉइंट, वी स्टार्टेड इन 2011. 2011 में हमने स्टार्ट किया था और हमने इसको पंचकुला से स्टार्ट किया था. देन वी शिफ्टेड टू चंडीगढ़ और हमने 1000 ऑफ स्टूडेंट्स मेंटरिंग किया है, और फोर्सफुली इस रीजन के स्टूडेंट्स को हमने हायर स्टडीज के लिए भेजा जो अवॉइड करते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़. इस रीजन का स्टूडेंट जो हायर स्टडीज को अवॉइड करते हैं, प्लीज जो हायर स्टडीज को अवॉइड करते हैं, हमने उस तरफ पुश किया. और आज कंपैरिजन होता है कि जब जिसने हायर स्टडीज ज्वाइन किया या जिसने जॉब के लिए ज्वाइन किया, कई पब्लिक सेक्टर के लिए चले गए, तो कौन बेटर पोजीशन पे है. इमीडिएट कंपैरिजन नहीं होता है कि आपने बीटेक कंप्लीट किया, किसी का जॉब लग गया 2, 4, 5, 10 लाख का, कोई हायर स्टडीज के लिए चला गया, कोई अब्रॉड के लिए चला गया. उस टाइम पे कंपैरिजन नहीं होता है. कंपैरिजन होता है 4-5 साल, 5-7 साल के बाद, कि अल्टीमेटली उसने जो अपना जर्नी तय किया अगला 4-5 साल, जिसमें उसने एफर्ट किया है अपने करियर के लिए. अभी आप उस स्टेज में हैं, अभी आप लोग सिर्फ एक एलिजिबिलिटी को मीट करने के लिए, एक डिग्री के लिए अभी तक आप लोग पढ़ रहे हैं. अभी तक आप लोगों ने करियर के वर्ड का मतलब नहीं आप लोगों को पता होगा. तो करियर वर्ड का मतलब क्या है वो मैं तुम्हें आज बताने आया हूं मैं, राइट? तो वो स्टार्टेड इन 2011, देन कोविड कम्स और इंजीनियरिंग का डाउनफॉल भी आ गया था. 2016-17 से इंजीनियरिंग नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया. हमें उस टाइम पे लगा कि नहीं यार, अब हमें अपनी रीच को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि एक जगह पर रह के नहीं हो सकता है. देन वी स्टार्टेड दिस योरपीडिया प्लेटफॉर्म इन 2017 और इसमें पैन इंडिया प्रेजेंस है. और हम लोग मोनोपोलिस्टिक है बहुत सारी डोमेन्स में, जिसमें पूरे इंडिया में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है. मैं बताऊंगा कौन सी डोमेन्स है. Then third, we started this Yourpedia global platform where we are guiding students to go abroad, but not the way the people are going of this region. हिमाचल, पंजाब का जो स्टूडेंट जिस तरीके से बाहर जा रहा है, that is not the way to go abroad. Then we started in 2021 this Yourpedia global, where we have sent till now roughly 400-500 students in the world top universities and for the higher studies and with a scholarship to earn money, not by spending the money. Right? So these are the 3 platforms we have basically right now. A purpose. Then again, career opportunities after this. This is BTech. After BTech, in the form of jobs and higher studies. इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे.
अब मैं अगर आपसे बात करूं कि आप लोगों के पास बीटेक जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शंस होते ही क्या क्या हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे पास? बीटेक इन सिविल जब आप कर लेंगे क्या क्या ऑप्शंस होती हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप क्या करोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं होती क्या क्या ऑप्शंस तुम्हारे पास। सबसे पहला, यू कैन गो फॉर द हायर स्टडीज फर्स्ट, सेकंड यू कैन गो फॉर द जॉब, राइट? यही दो है। तीसरा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, यही तीन ब्रॉडर वे में है आपके पास। यू कैन गो फॉर द हायर स्टडीज, यू कैन गो फॉर द जॉब, यू कैन गो फॉर द दिस एंटरप्रेन्योरशिप, योर बिजनेस। अब अगर मैं इसको और थोड़ा डिटेलिंग में जाए, हायर स्टडीज, हायर स्टडीज में तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं? यू कैन गो इनटू द टेक्निकल डोमेन, एमटेक प्रोग्राम कर देयर, यू कैन गो इनटू द मैनेजमेंट डोमेन्स, एमबीए ऑप्शन इज देयर। अगर जॉब की बात करें तो जॉब में किस टाइप का जॉब होता है तुम्हारे पास? सबसे पहला प्राइवेट, प्राइवेट जॉब, दूसरा गवर्नमेंट जॉब, तीसरा पब्लिक सेक्टर। अब दिमाग में आएगा कि सर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट तो एक ही चीज होती है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो तीन टाइप ऑफ जॉब का ऑप्शन तुम्हारे पास होता है, एक होता है प्राइवेट का, एक होता है गवर्नमेंट का, तीसरा होता है आपके पास पब्लिक सेक्टर का, राइट? उसके बाद हमने बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बिजनेस के बारे में, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास? इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचता है? नहीं बचता। अब अगर सपोज मेरे को हायर स्टडीज करना है, एमटेक करना है, तो मेरे को ऑब्वियस है बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है। मेरे को अगर सपोज एमबीए करना है, अगेन बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है। बैचलर लेवल पे चीजें चल जाती है कि ठीक है कुछ एवरेज कॉलेज से कर लिया चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद एक स्टेज आती है जब तुम्हें मौका मिलता है अपने करियर को अच्छा डायरेक्शन देने का, चाहे बीटेक तक कुछ किया है चाहे नहीं किया है, एक मौका मिलता है, लेकिन इसके बाद नहीं मिलेगा। तो हमें अगर हायर स्टडीज की बात कर रहे हैं, ऑलवेज वी हैव टू फाइंड द बेस्ट ऑप्शन, राइट? अगर मैं बात करूं हायर स्टडीज टेक्निकल डोमेन में, कौन से इंस्टीट्यूट है इंडिया में टेक्निकल डोमेन? आईआईटीज आर देयर, एनआईटीज आर देयर, ट्रिपल आईटीज आर देयर, बिट्स, वीआईटी, कुछ प्राइवेट में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद अब हम जॉब की बात करें, जॉब में प्राइवेट जॉब में भी आप चाहोगे कि मेरे को कम से कम 10-15 लाख का पैकेज मिले, इससे कम तो सोचना भी मत। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में तो फिक्स है सैलरीज, ठीक है भाई 6-8 लाख के इसके पैकेज से आप स्टार्ट होंगे, 60-70 हजार, 60-65 हजार के आसपास इन हैंड। अगर मैं असिस्टेंट इंजीनियर की बात करूं तो इतना तुम्हारे हाथ में आना स्टार्ट होगा। उसके बाद पब्लिक सेक्टर में जो स्टार्टिंग है वो 10-12 लाख के आसपास होगा आपका स्टार्टिंग, राइट? उसके बाद बिजनेस है, उसमें कोई लिमिट ही नहीं है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि जितने भी सारे ऑप्शन अगर आपको अच्छा करना है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्या करना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा। मेरे को पब्लिक सेक्टर में जाना है, क्या करना पड़ेगा? कंपीट करना पड़ेगा। मेरे को आईआईटी में जाना है, क्या करना पड़ेगा? कंपीट करना पड़ेगा। मेरे को मैनेजमेंट में अगर एमबीए करना है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स, आईआईएम्स, अगर मेरे को वहां पे जाना है, कंपीट करना पड़ेगा। अब कहने का मतलब अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज करूं कि अगर मेरे को बेस्ट ऑप्शन उठानी है बैचलर के बाद, करियर की बेस्ट ऑप्शन उठानी है, तो मेरे को कंपीट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एक लाइन में खत्म हो गया कि मेरे को अगर अच्छा ऑप्शन उठाना है करियर का, तो मेरे को उसके लिए कंपीट करना पड़ेगा, मेरे को एग्जाम्स देने पड़ेंगे, राइट? अब अगर मैं आपको बोलूं कि जितना भी एग्जाम्स आपके पास देने हैं आपने, या जितना भी करियर ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर ये सारे के सारे मैं बोलूं एक एग्जाम से हो जाएगा, कि एक एग्जाम देना और सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी, एक एग्जाम देना सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी, एंड दैट एग्जाम इज नोन एज द गेट एग्जामिनेशन। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम, कि जिसमें एक एग्जाम दिया और उसके थ्रू सारी ऑप्शंस ओपन अवेलेबल, सारी ऑप्शंस अवेलेबल। मैं एक एक के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं यहां पे गेट को प्रमोट नहीं करने आया, मैं अवेयरनेस के लिए आया हूं, राइट? गेट जैसे जिसका नाम है, रास्ता यही है अगर मेरे को अच्छा करियर लेना है, रास्ता यही है। एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन मेरे को बता देना कि सर जो आपने बताया इसके अलावा ये भी एक रास्ता है जिससे मैं अच्छा ऑप्शन ले सकता हूं एंड में, ठीक है? तो गेट इज एग्जामिनेशन। कोई ऐसा है जिसने गेट एग्जाम का नाम पहली बार सुने? आप लोगों में से किसी ने थर्ड ईयर में दिया था गेट का एग्जाम? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। अब हम बात करते हैं गेट एग्जामिनेशन के बारे में। गेट एग्जाम है क्या? जैसे हम गेट एग्जाम का नाम मैंने बोला ना, बहुत सारे उनके चेहरे पे अलग ही रंग हो गए थे।
क्योंकि वर्ड ही ऐसा है, मतलब इसको नाम सुन के सबसे पहले तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, यार गेट ये क्या आ गया, ये तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, हमसे नहीं होएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मेरी जिंदगी में नहीं करना, ये तो मेरे सीनियर्स ने किया था उसको कुछ नहीं बना, से ऐसे थॉट्स आते हैं। मेरे को लग रहा है, मैं बोलूंगा 60-70% लोगों के दिमाग में थॉट्स आए होंगे, ओ यार अच्छा गेट के बारे में डिस्कस करने आए हैं, समझ रहे बात, ऐसे थॉट्स आते हैं। जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है, रियलिटी है रियलिटी है। लेकिन एक्चुअल में अभी तक आप लोगों को किसी ने बताया ही नहीं कि यार इसके थ्रू करियर कैसे बनेगा। क्योंकि आप गेट लिखने के लिए क्यों मोटिवेट होंगे, मेरे को उससे बताओ। आप तभी मोटिवेट होंगे ना गेट एग्जाम देने के लिए, जब मेरे को पता होगा कि इसके थ्रू मेरे को मिलेगा क्या क्या, तभी आप मोटिवेट होंगे। अदरवाइज आप मोटिवेट क्यों होंगे? सिर्फ एक एग्जाम देने के लिए थोड़ा ना मोटिवेशन होता है, उसके बाद जो मेरे को ऑप्शन बनता है उसके लिए आप लोग मोटिवेट होते हैं। इट्स वेरी सिंपल, राइट। अब गेट एग्जाम की बात करें, सबसे पहला थॉट जैसे मैंने बताया, डिफिकल्ट है जी, नहीं होगा, साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरे को नहीं करना हायर स्टडीज, ये तो सिर्फ एमटेक के लिए होता है, और एमटेक का मतलब तो ओनली टीचिंग होता है। यही आते हैं ना दिमाग में, यही है, बिल्कुल फैक्ट है, आते हैं ये चीज दिमाग में। अब सबसे पहली चीज, गेट डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। गेट एग्जाम उनके लिए डिफिकल्ट है जो समझते नहीं है, जो चीजों को समझ के नहीं करती है। कि गेट जो है एक कंसेप्चुअल एग्जाम है, कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम है, गेट डिफिकल्ट नहीं है। जो सब्जेक्ट को समझ के पढ़ते हैं उसके लिए एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। जो एग्जाम को सब्जेक्ट को रट्टा मारेंगे, क्रैम करेंगे, उनसे ये नहीं होगा, ये समझ के ही होगा कि भैया अगर इसका ये वाला केस बन गया तो इसकी लेंथ हाफ होएगी। अगर किसी को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इसकी लेंथ क्यों हाफ होएगी, या इस बेंटी मोमेंट के केस में या इस बीम के केस में ये चीज डबल होएगा, अगर ये डिफ्लेक्शन करनी है तो 3 टाइम्स होगा, अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा तो नहीं होगा। बात आ रही मेरी समझ में? तो ये कंसेप्चुअल एग्जाम है, कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि गेट एग्जाम यार स्टार्ट क्यों हुआ था। गेट एग्जाम एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन द कंट्री। कंट्री में हायर स्टडीज को प्रमोट करने के लिए। आप बोलोगे सर हायर स्टडीज तो पहले ही होती नहीं, जरूरत क्या पड़ी हायर स्टडीज की। आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, मैं बोलूंगा 85 से पहले, 80 से पहले तक बहुत ज्यादा ट्रबल आता था। 47 में पार्टीशन हुआ, डिवीजन हुआ, रिक्वायरमेंट थी रिसोर्सेज की, रिक्वायरमेंट थी डेवलप करने की कंट्री को। अब आपको पता है कोई भी कंट्री डेवलप्ड है उसका मतलब क्या है, हम कैसे क्यों कब बोलते हैं कि अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या डेवलप्ड नहीं है। सिंपल डेवलप्ड सिंपल कंट्री वो बोलते हैं कि जहां पे आपको जो भी रिसोर्सेज जो आपको रिक्वायर्ड है एक क्वालिटी लाइफ मिलने की लीड करने के लिए वो इजीली अवेलेबल है, उसको डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कि जो आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है क्वालिटी लाइफ लीड करने के लिए वो इजीली अवेलेबल है। अब डेवलपिंग जो उस लेवल तक हिट करने के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं वो डेवलपिंग है। अब डेवलप्ड और डेवलपिंग में कैसे होगा, डेवलप्ड को डेवलपिंग को डेवलप कैसे बनाया जाएगा? एक ही तरीके से होगा, पैसे से, और तो कोई तरीका ही नहीं है। अब वो पैसा कहां से आएगा? एज ए इंडिविजुअल हर किसी का रोल है उसके अंदर, आपका भी रोल है, मेरा भी रोल है, एक प्राइवेट कंपनी का भी रोल है, एक पब्लिक सेक्टर का भी रोल है, एक गवर्नमेंट का भी रोल है, हर किसी का रोल है या नहीं है? अब सिंपल सी बात आती है, जीडीपी वर्ड सुना आप लोगों ने? जीडीपी का किससे रिलेशन है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसी से कि जितना तुम बेचोगे उतना ज्यादा कमाओगे, जितना तुम कमाओगे उतना तुम रिसोर्सेज के लिए एफर्ट कर पाओगे। सिंपल यही है ना। अब मैं बात करूं 85 80 से पहले क्या ट्रबल आ रहा था, क्योंकि इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा कंट्री है, तो बाकी कंट्रीज के लिए ये एक बिजनेस का बहुत बड़ा सोर्स अभी भी है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है यहाँ पे बिजनेस करती है और पैसा कमाती है और करती है। अब इसको उल्टा सोचो, सपोज इंडिया क्यों नहीं ऐसा कर सकता? इंडिया अगर सपोज वही रिसोर्स जो चीजों का वो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, अगर वो यहीं पे जनरेट करना स्टार्ट कर दे और एक लेवल में अपने लोगों की नीड फिलफिल करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। यही होता है ना सिंपल, यही मतलब है कि सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जीडीपी से रिलेटेड है। अब याद करो 80-85 से पहले क्या होता था? इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी, पानी के लिए सड़कों के लिए फाइट होती थी, जहाजों के लिए बॉम्ब के लिए सब हमें परचेज करना पड़ रहा था, सब हमें परचेज करना पड़ रहा था। अब अगर सपोज मेरे को यहां पे करना है, इस कंट्री को डेवलप होना है, तो मेरे को यहीं पे चीजों को जनरेट करना पड़ेगा और फिर पहले अपने लोगों की नीड पूरी करना, फिर उसको बेचना। अब हम लोग उस स्टेज में आ गए, हम बॉम्ब, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स एक्सपोर्ट करने लगे हैं ना।
करने लगे ना, हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज के लिए। पॉलिटिक्स एक अलग की चीज है, लेकिन मेन रोल जो है वो इंजीनियर का है। अब कहां पे नीड पड़ा इस एग्जामिनेशन का कि हमें सही बंदे चाहिए जो जेन्युइनली हायर स्टडीज करना चाहते हैं और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स जो प्रोजेक्ट्स हैं यहां पे डेवलप करने के लिए चाहिए मेरे को। अगर मेरे को उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है तो मेरे को कौन सा साइंटिस्ट चाहिए? स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए ना। क्या एक बीएससी एमएससी वाला कर सकता है? क्या एक बीटेक वाला कर सकता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर कोई स्पेशलाइज्ड डोमेन के लिए काम करना है, न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर काम करना है, तो उसका स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए। स्पेशलाइजेशन बैचलर लेवल पे होती नहीं है, स्पेशलाइजेशन होती है मास्टर्स लेवल पे। तो मास्टर्स लेवल पे स्पेशलाइजेशन के लिए बंदों को और ज्यादा बढ़ाना, और सो दैट कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें जो नीड है, जो प्रॉब्लम है सोसाइटी की, उस पे काम करें। और वो नीड थी। रॉकेट बॉयज मूवी सीरीज देखी किसी ने? रॉकेट बॉयज सीरीज देखी किसी ने? रॉकेट बॉयज किसी ने देखी है? देखना सभी लोग देखना। तो आपको थोड़ा सा उसमें दिखाया गया है कि कैसे इसरो और बीआरसी, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कैसे बने और किस मुश्किलों का नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स आया था। देख लो उस मूवी को, सारे देखना, सीरीज को, सॉरी उसको देखना। फिर फोन प्लीज बंद कर दीजिए, मेरे को फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होती है प्लीज। तो ये नीड थी हायर स्टडीज स्पेशलाइज्ड बंदों की, स्पेशलाइज्ड। आज के टाइम पे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में टू व्हीलर के अंदर भी अब माइक्रो प्रोसेसर आ गए। एक टू व्हीलर में भी माइक्रो प्रोसेसर आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना तो बोलो। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक शो पड़ा पिछले से साल, 2-3 साल पहले कि भाई चिप्स नहीं है, इस कारण से डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इस कारण से गाड़ियों की वेटिंग बहुत ज्यादा होती चली जा रही है। ये एक अपॉर्चुनिटी थी किसी भी कंट्री के लिए कि अगर वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में या चिप एक्सपोर्ट करने के लिए एक बन जाए मास की, यहां से एक्सपोर्ट होती है, बन गया था। एक प्रोडक्ट ऐसा बना कि जिसमें बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है ज्यादा, जीडीपी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। और ये आपने सुना भी होगा इस चीज को लेके कि इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है अभी भी कि जिसमें चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग चाहते हैं लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनना पूरे वर्ल्ड को, और वो चल रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम। दैट इज द रीजन वे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ा है पिछले 5-6 साल के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ा है ड्यू टू दिस सेमीकंडक्टर एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग ओनली। इस इंडस्ट्री के कारण देखो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, पैसा आ रहा है, हर किसी को फायदा हो रहा है। उसको इमीडिएट आपको नहीं दिखेगा कि सर कहां फायदा हुआ है, मेरे तो वही रास्ते तो वही है, सड़कें तो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन टाइम के साथ दिखती है चीजें, धीरे 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 धीरे। एक छोटा कंट्री नहीं है, कम पॉपुलेशन नहीं है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा कंट्री है, तो चीजों को दिखने में टाइम लगेगा। बात आई नहीं आई समझ में? ठीक है। तो ये रीजन था हायर स्टडीज के लिए। अब बोलोगे सर गेट क्यों? क्या उससे पहले हायर स्टडीज नहीं होता था? बिल्कुल होता था, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ वो करते थे एक डिग्री के लिए, एक डिग्री के लिए, एमटेक या पीएचडी के लिए, डिग्री के लिए। लेकिन अब चल रहे हैं जो हायर स्टडीज ऑफ आईआईटीज या एनआईटीज में या चीजों में चल रहे हैं जो हायर स्टडीज प्रोग्राम, उसमें आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है ना। पीएचडी में कुछ रिसर्च करना होता है आपको। वो किस चीज के ऊपर रिसर्च है? वो सोसाइटी की प्रॉब्लम ही है। सोसाइटी की प्रॉब्लम वहां तक कैसे पहुंची है? वहां तक पहुंची है क्योंकि किसी भी डोमेन का जो एक्सपर्ट है, अगर मैं बोलूं एक स्ट्रक्चर का जो एक्सपर्ट है वो डीएलएस में होगा या किसी आईटी के अंदर होगा? बोलो, एक स्ट्रक्चर का एक जो एक्सपर्ट पर्सन है वो कहां पे होगा? आईटी में मिलेगा या किसी इंडस्ट्री में मिलेगा? इंडस्ट्री में कौन कौन बोल रहे हैं? आईटी में कौन कौन बोल रहे हैं? यार आईटी मतलब इंस्टीट्यूट्स के अंदर रिसर्च जो आपके स्पेशलाइज्ड बैठे हैं वो इंस्टीट्यूट्स के अंदर है। अब सोच के देखो जो इंडस्ट्री के अंदर जो पर्सन है वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे, और उसके पास भी जो डिजाइन आ रहा है उसके बाद भी चीजें आ रही है वो आईटी से ही सारा, या मतलब बोलूंगे ऑर्गेनाइजेशन जो आपके इंस्टीट्यूट से वहीं से रिसर्च होके वही दे रहे हैं उसको डिजाइन कि ये ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे करो, ये सारा इससे ये आपके आउटकम आ जाएगी। तो स्पेशलाइज्ड बंदे आईटी के अंदर बैठे, प्रोजेक्ट उनके पास है, ये तो इंप्लीमेंट कर रही है जो इंडस्ट्री है। बात आ गई है, समझ आ गई? तो ऐसे सिस्टम चल रहा है, और इस सिस्टम से फायदा किसका होगा? सोच के देखो। अब मैंने पीएचडी करनी है, मैं गया उस प्रोफेसर के पास, मैंने स्ट्रक्चर में पीएचडी करनी है,
मैं गया उस प्रोफेसर के पास कि सर मेरे को स्ट्रक्चर में इस डोमेन में मेरे को इंटरेस्ट है, आपके पास प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड? हाँ बोलेगा मेरे को है इंटरेस्ट, मेरे पास है प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड। वो मेरा इंटरव्यू लेगा, मेरे को रखेगा, मैं उसके साथ मिलकर स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, सोल्यूशन मिलेंगे, सोल्यूशन मिलने से एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा कहीं पे भी फॉर एग्जाम्पल। इससे फायदा किसका हुआ? सोचो किसका फायदा हुआ? और सोसाइटी में कौन लोग आते हैं? हर कोई आता है, हर किसी का फायदा। मेरा एज इंडिविजुअल फायदा हुआ, मेरा हुआ एज इंडिविजुअल फायदा? हाँ हुआ, क्यों नहीं हुआ? मेरे को पीएचडी का डिग्री मिला ना, ठीक है नहीं? प्रोफेसर का फायदा हुआ, हाँ क्योंकि उसके अंदर एक और होगा कि इसने इसका प्रोजेक्ट का सोल्यूशन दिया। उस इंडस्ट्री का फायदा हुआ जिसकी प्रॉब्लम थी, जिसकी सोसाइटी की प्रॉब्लम थी। ये जो चिनाब जेलन के ऊपर ब्रिज बना है, इससे फायदा किसके होना है? हर किसी को होना है फायदा। बात आ रही कि नहीं आ रही सर में? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क ओनली टू गेट अ डिग्री नहीं है, ये रिसर्च वर्क है प्रॉब्लम, सोसाइटी की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके दिमाग में कि हायर स्टडीज का मतलब क्या है भाई। क्योंकि अभी तक दिमाग में बैठा हुआ है मोर देन 90% लोगों के कि रिसर्च एमटेक पीएचडी मींस ओनली टीचिंग। दैट इज नॉट देयर, ऐसा नहीं है। इफ यू आर कैपेबल, इफ यू आर स्पेशलाइज्ड ऑफ योर डोमेन, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कंट्री नाउअडेज। पहले नहीं था ये चीज। मैंने एमटेक में पीएचडी कर लिया, मैंने स्ट्रक्चर में, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं था, कोई इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। इंडस्ट्री को जो प्रोजेक्ट थे, प्रोजेक्ट का सोल्यूशन वो बाहर के प्रोफेसर से हुआ था, और वहां पे उसको कॉस्टली पड़ रहा था कि अगर कोई एमआईटी या स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर को कोई प्रोजेक्ट दे कोई इंडस्ट्री, वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा या आईटी के प्रोफेसर को ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा? बाहर पड़ेगा, वहां डॉलर में बात होनी है, फीस में बात होनी है। बात आ रही कि नहीं आ रही सर में? तो इस तरीके से सिस्टम चलता है। हमें सिस्टम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बीइंग एन टेक्नोक्रेट, क्योंकि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा रोल जो है किसका है? इंजीनियर का। सोच के देखो, क्या डॉक्टर कर लेगा कंट्री को डेवलप? उसका भी अपना रोल है। क्या डेवलपमेंट हो जाएगी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लॉयर कर देंगे, जुडिशरी कर देगा कंट्री का डेवलपमेंट, ओनली इंजीनियर कैन डू, और कोई नहीं कर सकता है। इसरो देखो दूसरी कंट्रीज के सैटेलाइट लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, नहीं लेके जा रहा है, और कितने कम चीप में। और नासा तक अपने कभी कोई सैटेलाइट भेज दिया उसके दो, क्योंकि उसको पड़ रहा है, मान लो उसको $1500 खर्चा, या वो $500 में करके दे रही है। बात आ रही कि आ रही समझ? अल्टीमेट गोल तो वही है ना कि सैटेलाइट के ऊपर छोड़ रहा है उसको जाके, अल्टीमेट गोल तो वही है ना। तो ये बेनिफिट है। तो इसलिए रिसर्च को दिमाग से निकाल दो कि इसका मतलब, या हायर स्टडीज का इसका मतलब ओनली टीचिंग या ओनली सिर्फ मेरे को एक ऑर्नामेंटल डिग्री। हाँ कंडीशन ये है कि अगर तुमने की अच्छी जगह से है, अगर करियर ऑप्शन तुम्हें तभी ओपन होगा अगर तुमने उसको सही जगह से किया है। इट्स वेरी सिंपल। अगर बोलो सर मास्टर्स में अगर पैक से कर लूं तो जो आप बातें बोल रहे हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। बात आ गई सर में? गेट एग्जाम का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। गेट एग्जाम 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 180 मिनट। इसमें 100 मार्क्स, 65 क्वेश्चंस और 3 घंटे का एग्जामिनेशन, जिसमें 70 क्वेश्चन, 70 मार्क्स, सॉरी 70 मार्क्स आने आपके टेक्निकल के, जो आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं नॉर्मली, राइट। जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15 नंबर का। अब इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा या नया पढ़ोगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब अगर सर जनरल एप्टीट्यूड के, जनरल एप्टीट्यूड इज नथिंग बट द क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जो आप लोगों ने 10th तक पढ़ा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है? एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस। पढ़ के आ रहे हो नहीं पढ़ के आ रहे हो? पढ़ा सभी ने 10th के अंदर। रीजनिंग क्या है? नंबर सीरीज प्रॉब्लम, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस। पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो 10th तक? सभी पढ़ के आए हैं। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक, एंटोनियम, सिनोनियम, सब पढ़ के आए हो? पढ़ के आए नहीं पढ़ के आए हो? सिंपल। मैथ, इंजीनियरिंग मैथ, M1, M2, M3 तीनों पढ़ते हो आप लोग यहाँ पे? पढ़ते हो? हाँ ना? यस। टेक्निकल सेक्शन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, एनवायरमेंट, सॉइल, स्ट्रक्चर, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, उसके बाद आपका हाईवे, रेलवे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं पढ़ोगे इसमें। तो सब कुछ इसमें वही है जो आप लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। बात आ गई इसमें? उसके बाद स्टूडेंट कैन राइट थर्ड ईयर ऑनवर्ड, जो सेकेंड ईयर से ध्यान समझना, आप लोग 6th सेमेस्टर में आप लोग एग्जाम दे सकते हैं।
गेट के एग्जाम हर साल कब होता है? फरवरी में। कौन से वीकेंड? पहले 2 वीकेंड। पहले 2 वीकेंड फिक्स्ड है गेट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है जी। तो आप लोग थर्ड ईयर ऑल ओवर आप जितनी मर्जी बार दे लो, और गेट एग्जाम देने का कोई एज लिमिट नहीं होता। गेट एग्जाम देने का कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं होता। तो बता सकते हैं इसका एज लिमिट क्यों नहीं होता? कॉमन सेंस क्वेश्चन है। गेट एग्जाम का एज लिमिट क्यों नहीं होता? हाँ? यस, क्योंकि हायर स्टडीज करने की कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि दिस एग्जाम वाज एक्चुअली मीन फॉर हायर स्टडीज, उसके लिए बना था। वो बात अलग है कि इसके थ्रू और बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाता है। 2010-11 से पब्लिक सेक्टर इसमें जुड़ा, जिससे और ज्यादा करियर बढ़ गया, क्योंकि जॉब होती है मेजॉरिटी बच्चों की प्रायोरिटी पे, क्योंकि प्रॉब्लम होती है करियर को पैसे की, राइट। उसके 70-30 डिस्कस हो गया। और गेट अगर आप एक बार क्वालिफाई कर जाते हो तो जितने भी करियर ऑप्शंस मैंने आपको बताया वो सारी ओपन हो जाती है, जॉब की, हायर स्टडीज की, सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। उसके बाद गेट के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, वर्चुअल कैलकुलेटर होता है जो वहीं पे स्क्रीन पे आता है। इसकी एप्स होती है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड और उसके ऊपर। और गेट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, राइट। 3 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसे वो भी डिस्कस करेंगे। और आप लोग 2 गेट के एग्जाम लिख सकते हो, ये पहले नहीं होता था कि आप 2 गेट के एग्जाम लिख सकते हो। अब कौन कौन से लिख सकते हो वो भी मैं डिस्कस करेंगे इसके बारे में। मोरलेस पॉइंट कवर हो गए। अगर आपको पब्लिक सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो आप गेट का एग्जाम दे सकते हो। अगर मेरे को हायर एजुकेशन इंडिया बोर्ड से करना है तो आप गेट का एग्जाम दे सकते हो। अगर मेरे को स्पेशलाइज्ड बनना है किसी डोमेन का, फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी स्पेशलाइज्ड इन एआई, आई वांट टू बी स्पेशलाइज्ड इन डाटा साइंस। आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया होगा, इंटरेस्ट बना होगा कि मेरे को भाई स्विच करना है, मैं डाटा साइंस में जाना है, मेरे को जा सकते हो बिल्कुल, क्योंकि डाटा साइंस एआई ये इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है, इसका कंप्यूटर साइंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। दिमाग में रहता है डाटा साइंस एआई तो ओनली कंप्यूटर साइंस के लिए बने, ऐसा नहीं है। आपको पता होगा यहां पे कंप्यूटर साइंस नहीं है ना, पेपर बीटेक है। प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है इस बार? बहुत पुअर। आईआईटीज में भी 20, अच्छा बैच नहीं निकला, आईआईटीज में भी इस बार 25% प्लेसमेंट किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का। मैं बीटेक की बात कर रहा हूं। रीजन क्या आपको क्या लगता है? रीजन ये है बिकॉज इंडस्ट्रीज नीड द स्पेशलाइज्ड पर्संस। उसको कोड लिखने के लिए नहीं चाहिए बंदे, उसको टूल क्रिएट करने के लिए बंदे चाहिए, तो एआई टूल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसको जो डिमांड आ रही होगी उसके बाद जो प्रोजेक्ट आ रहे होंगे वैसे आ रहे होंगे। अब तो वेबसाइट आपको करना ही नहीं, चैट जीपीटी आपको वेबसाइट पे सारा कोडिंग लिख के दे देता है। बात आ रही नहीं समझ में? तो गई टाइम कि कोड लिख के मेरे को वेबसाइट ऐसे बनानी है तो मेरे को उसका बंदा चाहिए, गई टाइम। तो अब इंडस्ट्री की नीड है स्पेशलाइज्ड बंदों की, और बैचलर लेवल पे स्पेशलाइजेशन हमारे पास नहीं है। और मास्टर्स लेवल पे प्लेसमेंट्स जबरदस्त किए हैं, जबरदस्त, बहुत अच्छा प्लेसमेंट मास्टर्स लेवल पे। तो अगर मेरे को किसी चीज का स्पेशलाइज्ड होना है, किसी स्पेशलाइज्ड डोमेन के लिए मेरे को करना है, तो देन यू कैन गो फॉर द गेट एग्जामिनेशन। और ये पॉइंट बहुत ट्रू है कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते हो तो उससे आपका कॉम्पिटेंसी लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि आप कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ते हो, समझ के करते हो चीजों को, उससे आपका टेक्निकल नॉलेज बढ़ता है, जो आपको कैंपस प्लेसमेंट्स में, इंटरव्यूज में बहुत जगह काम आता है, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई एवरीवन शुड राइट गेट एग्जामिनेशन। मैंने इसके रिलेटेड बहुत वीडियोस भी बनाई है कि भाई लिखो, सभी को लिखना चाहिए, उसके क्या रीजंस है। ये रीजंस है, सबसे पहला क्रेडिबिलिटी। मेरे +2 में 90% नंबर, ठीक है जी। बीटेक में बीटेक करना चाहता था आईआईटी से, एनआईटी से। मैं बिल्कुल ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं जो मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, फोन आते हैं, सब कुछ होता है, मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने मेहनत करनी थी, आईआईटी जाना था, एनआईटी जाना था, बिट्स जाना था, ट्रिपल आईटी जाना था, मैंने यहां जाना था, नहीं जा पाया। मेरे को मजबूरी में किसी ऐसे वैसे कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ गई, राइट। और मेरा वहां पे इंटरेस्ट नहीं बना, और वहां पे मेरे 65-70% नंबर आए, 6.5, 6.7, 7 सीजीपीए रह गया। अब मेरे को बताओ, बीटेक में अगर किसी का 6 या 7 सीजीपीए है और किसी का 9 सीजीपीए है, क्या इस चीज का प्रूफ है कि उसका जो टेक्निकल नॉलेज है या जो उसका कैपेबिलिटी है वो 9 सीजीपीए वाले का ज्यादा और 6.5 वाले का कम है? हाँ, लेकिन ये गेट एग्जाम है कि अगर तुम 35 नंबर लेके आ रहे हो और एक 60 नंबर लेके आ रहा है, ये क्लियर डिफरेंस है कि 60 नंबर वाले का जो टेक्निकल नॉलेज है वो 35 वाले से ज्यादा है। ये इस चीज का प्रूफ है,
गेट एग्जामिनेशन, सीजीपीए नहीं है। सीजीपीए क्राइटेरिया जस्ट एक, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही अलग है, इसकी रिक्वायरमेंट अलग है, और ये हर इंडस्ट्री को पता है कि किसी के गेट में अच्छे मार्क्स हैं, इट मींस कि उसका टेक्निकल, मैं सिर्फ टेक्निकल नॉलेज तक की बात कर रहा हूं, अभी मैं पर्सनैलिटी पे नहीं आया, मैं पर्सनैलिटी पे भी आऊंगा, मैं सिर्फ अभी नॉलेज की बात कर रहा हूं। मैं बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? बात आ रही है समझ में? दूसरा, लाइफ लॉन्ग बेनिफिट। आज मैंने गेट क्वालिफाई किया है, मैंने 15-20 साल कुछ भी किया, एक्सरसाइज कुछ भी कर रहा था, और 20 साल के बाद अगर मैं कहीं पे भी किसी इंटरव्यू में जा रहा हूं तो मैं बहुत शान से अपने रिज्यूमे के ऊपर लिखूंगा, आई वॉज गेट क्वालिफाइड इन 2025-26, और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। जब हम टीचर रिक्रूट करते हैं, सबसे पहले हमारी निगाह एक ही चीज के ऊपर होती है, इसका गेट में क्या ट्रैक है, सबसे पहले चीज उसी के ऊपर होता है। ऑल्दो कि ठीक है हमारा डोमेन टीचिंग से रिलेटेड है और उसी कंपटीशन से रिलेटेड है, लेकिन ये इंडस्ट्री में भी एप्लीकेबल है। इस चीज को रिलेट कर सकते हो? कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे इस चीज को रिलेट? तो इस चीज का फायदा तुम पूरी जिंदगी ले सकते हो। गेट एग्जाम चाहे एक बार क्वालिफाई कर लो, पर बहुत लोग ऐसे हैं जो हर साल लिखते हैं गेट, लेना देना कुछ नहीं है किसी और चीज, हर साल लिखते रहते हैं। इंटरव्यू, 2 लोग जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, 5 लोग जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, अगर सपोज यहां पे कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है, फॉर एग्जांपल 5 लोग गए, शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए, 2 में लिखा हुआ है गेट क्वालिफाई, आपको नहीं लगता उसको बेनिफिट मिलेगा? सोच के देखो, आपको नहीं लगता? ये बेनिफिट है। अब ये प्राइवेट वाली बात आ गई जो मैंने कवर किया था पॉइंट, क्योंकि गेट का ऐसे डायरेक्टली प्राइवेट में बेनिफिट नहीं है, यहां पे बेनिफिट है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन अदर एग्जामिनेशन, ये बहुत जबरदस्त चीज है। मान लो गेट क्वालिफाई नहीं किया, सारा साल मेहनत करी, बहुत अच्छे से मेहनत करी, 3 घंटे का एग्जाम था, 2 दिन पहले बीमार हो गया, एक्सवाइजी कुछ भी हो सकता है, बीमारी एक चीज है। उसके बाद बहुत अच्छी तैयारी थी, पेपर देना मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया, स्ट्रक्चर ही आ रहा है पता नहीं क्यों आज मेरे मुंह में, स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया, और स्ट्रक्चर में मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मेरे को यह था कि स्ट्रक्चर में से तो 4 से 4 नंबर ले लेने हैं। मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस उठाए, नहीं बने, समझ में आ रही बात? नहीं हुए, प्रेशर और क्रिएट हो जाएगा। ये वो चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। मैं भगवान तो नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे जो तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, और हमें उस चीज के ऊपर फोकस करना है जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है। किसको कंट्रोल है कोई बात नहीं, अगला कर लेंगे, और उसको कैसे, प्रेशर को कैसे झेल लेना, वो तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। मान के चलो गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, पूरा साल मेहनत करी, तो क्या गेट इज द ओनली एग्जाम? क्या गेट इज द ओनली एग्जाम? ऐसे बहुत एग्जाम आते हैं पूरे साल में। तो लेकिन अगर तुमने गेट के लिए एक बार ढंग से एफर्ट मारा है, तो बाकी जो एग्जामिनेशंस, कौन से एग्जाम में बताता हूं अभी, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएगा, स्पेशली फॉर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन, जिसमें सीट्स वैसे ही बहुत कम आता है, जिसने गेट के लिए कंपीट किया हुआ है, क्योंकि एई के लिए बीटेक एलिजिबल होता है, जेई के लिए डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, और एई के पेपर में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, जेई में थ्योरेटिकल ज्यादा आता है। तो न्यूमेरिकल की आदत तो आप लोगों को है, गेट वाले पे जिसने प्रिपरेशन किया है, जेई वालों के लिए नहीं है उतना ज्यादा है। आ रही कि नहीं आ रही बात में? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन जो बाकी एग्जामिनेशन में बढ़ जाती है। मेरे को बताओ कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा एग्जाम बताओ कि जिसमें जो सक्सेस रेट है सबसे कम है। चलो अगर मैं इंडिया में बात करूं, अगर इंडिया यूपीएससी कितना का होगा सक्सेस रेट? कितनी सीटें होती है एक साल में? 1100-1200 के आसपास, चलो मान लो 1200। कितने लोग भरते हैं उसको? 10 लाख मान लो, परसेंटेज निकालना, समझ में आ गई बात? लेकिन क्या जो वो 1200 का फाइनली सिलेक्शन हुआ, क्या वही कैपेबल थे? कोरिलेशन ही नहीं है उसके साथ यार। लेकिन क्या अगर उनका वो नहीं हुआ सिलेक्शन, तो खत्म उनकी जिंदगी। तो जो बाकी पैरेलल एग्जाम्स निकलते हैं, स्टेट बीसीएस के या और भी बहुत सेंट्रल लेवल पे बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्स निकलते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इतनी बात समझ पा रहे? इतनी बात समझ पा रहे? इतनी बात कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो, बोल तो नहीं हो रहे हो? हाँ तो बोल दो कोई एक।
चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं जॉब्स थ्रू द गेट एग्जामिनेशन। सबसे पहला है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर। चलो पब्लिक सेक्टर को बाद में देखते हैं, पहले गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का जो ऑप्शन है गेट के थ्रू, वो आपके पास 4-5 स्टेट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसके अंदर, उसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर या सब डिवीजन इंजीनियर, सब डिवीजन ऑफिसर का जो जॉब है वो गेट के थ्रू होता है। जैसे पंजाब में पीएसपीसीएल, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग है कि आपको पंजाबी चाहिए 10th में, या इसके इक्वलेंट आपने पेपर निकाला होना चाहिए। हरियाणा यूटिलिटी बोर्ड, उसमें हर साल 150 से 200 वैकेंसीज आती हैं एवरी ईयर थ्रू गेट एग्जामिनेशन, और जिसमें पूरा इंडिया एलिजिबल होता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हिंदी इन 10th। आप लोग सभी पढ़ते हैं। अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट में हरियाणा में 102 वैकेंसीज आई, 102 वैकेंसीज आई सिविल के लिए, जिसमें 50 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी की थी। क्योंकि जब आप किसी स्टेट के लिए अप्लाई करते हो ना, अदर स्टेट के लिए, तो आप जनरल में काउंट होते हो, चाहे आपका स्टेट कोटा कुछ भी हो। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? पता है इस चीज के बारे में कि अगर आप मान लो सोच इस हिमाचल प्रदेश में ओबीसी में हो और आप हरियाणा के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो यू विल बी काउंटेड अंडर द जनरल ओनली। बात आ गई समझ में? तो अब 50 वैकेंसीज, मतलब मैं अगले 20, 25, 30 साल तक तो हिमाचल में कभी भी वन गो में नहीं आ सकता एक डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि बहुत छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन कम है। बात आ रही है इस समय? तो मैंने इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि भाई हिमाचल वालों कभी नहीं आएगा तुम्हारे स्टेट में 50 वैकेंसी, अप्लाई कर दो उसके लिए। और बहुत बच्चों ने अप्लाई भी किया था। अभी एग्जाम है उसका 8 सितंबर को। आगे बस है, तो ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज। अब नाउ कम टू द पब्लिक सेक्टर, पीएसयू। पब्लिक सेक्टर में क्या है, देखो मैंने इसमें जो मेन चार्म है ना पब्लिक सेक्टर का। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जेईई या गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं? कितने लोग हैं यार? सिविल तो इसलिए नहीं ज्वाइन की, सिविल तो मेजोरिटी बच्चे ज्वाइन इसी कारण से करते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे को देख लो, सभी ने हाथ कर ले करते थे, लड़कियों ने किसी ने नहीं की। जो फैक्ट है ठीक है, सोचा हुआ उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहते हो? हाँ, पहला रीजन गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने का, हाँ, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी किस चीज से सिक्योरिटी चाहते हो? किस चीज से सिक्योरिटी? कि कोई निकाल ना दे? ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि जब आपको इंटरव्यू पूछा जाएगा ना गवर्नमेंट जॉब, यही बोलोगे और बाहर हो जाओगे। अब समझो चीज को, मैं यहां पे कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? वो अलग तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं। किस चीज से सिक्योरिटी? कि निकाल ना दे कोई? हाँ है ना, तो बोलो यार, क्यों निकालेगा कोई आपको? गलत काम करोगे, है ना? यही रीजन है ना? यही रीजन है। नहीं है तो किस चीज से सिक्योरिटी? चलो अगर ये रीजन नहीं है तो किस चीज से सिक्योरिटी? कोई एग्जांपल तो दो मेरे को, बोल दो कोई कि कोविड आया सर, इतने लोगों को निकाल दिया, गवर्नमेंट में देखो किसी ने नहीं निकाला। बोलो तो अभी, हाँ है ना? कितने साल बाद आया भाई कोविड? ये कोई ऐसी चीजें थोड़ा ना जो 5 साल 10 साल के बाद हो जाती है। तो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के ये रीजन नहीं होते आंसर देने के। चलो ठीक है, एक पार्ट है जॉब सिक्योरिटी, लेकिन उसके पीछे रीजन ये नहीं होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं किस चीज से सिक्योरिटी, आंसर नहीं है तुम्हारे पास। किस चीज से सिक्योरिटी? चाहे तुम प्राइवेट में हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, इफ यू आर कैपेबल, इफ यू आर डूइंग फॉर गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर ऐसे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कोई नहीं निकाल सकता आपको, कोई भी नहीं निकाल सकता आपको। ये दिमाग में रखना बात। और यही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें ग्रो करवाएगी लाइफ में। यही चीज है जो तुम्हें ग्रो करवाएगी लाइफ में। अब पब्लिक सेक्टर क्यों जाना चाहते हो? उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो रीजन होता है ना, वो पैसा होता है। 10 से 18 लाख। पब्लिक सेक्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना। महारत्ना 12-13 पब्लिक सेक्टर है जो सबसे हाईएस्ट पैकेज देते हैं 15 से 18 के बीच में, राइट? फिर मिनी रत्ना, फिर नवरत्ना। मिनिमम 9-10 लाख के आसपास पैकेज स्टार्ट हो जाता है पब्लिक सेक्टर का। तो ये एक बहुत बड़ा चार्म होता है
या अट्रैक्शन का पॉइंट होता है पीएसयू के लिए। और बात करें जॉब सिक्योरिटी, जो तुम चाहते हो, तो यहां पे एज इक्वली गुड है। लेकिन पॉइंट वहीं से वही आ जाता है कि अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कर रहे हो यार, क्यों को निकालेगा? रिसेशन आया, कोविड आया, प्राइवेट ने बंदे निकाले, चल जाएगा, निकाल दो। समझ में आ रही नहीं बात? तो ये अंडरस्टैंड खुद करना इन चीजों को जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें। मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा फिर। आ रही है बात, समझ नहीं आ रही है? उसके बाद जो बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा है। अगर तुम्हें सैलरी अच्छा दे रही है तो करेगा ही, तो आपको बाकी बेनिफिट भी देगा ज्यादा। और एक और मैं तुम्हें स्टेटमेंट दे रहा हूं, ऑन एयर है ये, अगर ये कंट्री चल रहा है ना प्राइवेट और पब्लिक के कारण चल रहा है। सोच के अब खुद मेरे को बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर रही है, कुछ नाम लो। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर रही है, नाम लो, बोलो। और उसमें मेरे को कोई एक गवर्नमेंट का नाम दे, बता दो कौन सी है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? अब उसके अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी ग्रो कर रही है, आपको लगता है उस बंदों जो टीम है उसके अंदर उसका भी ग्रोथ होगा? 101% होगा। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? गलत बोल रहा हूं मैं? तो ये चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा सब कुछ नहीं होता। मैंने यहां पे कहीं भी पैसे की बात नहीं की, अब आया पैसा थोड़ा सा। मेन चीज होती है करियर। करियर पता है क्या चीज होती है? एक होता है जॉब, एक होता है करियर। क्या डिफरेंस है जॉब और करियर में, कोई बता सकता है? प्लीज यार, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मेरे को और कुछ नहीं हो रहा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जॉब और पब्लिक सेक्टर में क्या फर्क है? जॉब होती है 9 से 5, आधे घंटे का ब्रेक लंच के लिए, सैटरडे संडे ऑफ, 9 से 5 ही काम करना, उसके बाद तो फोन देखना भी नहीं है। ये होती है जॉब। और करियर होता है यू आर ऑलवेज अवेलेबल। क्यों? इसमें मैं उससे रिलेशन नहीं है कि किस टाइप की उसमें जॉब में हो तुम, पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट। आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो। बात आ रही नहीं आ रही समझ में? तो उस टाइम पे तुम्हें फोन कोई मैटर नहीं करेगा, या कोई भी चीज, टाइम, पैसा, ये वो कोई बॉदर ही नहीं करेगी। आ रही कि नहीं आ रही बात में? अगर तुम अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, वही एक चीज है जिसके पीछे भागना, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि पैसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पैसा तुम्हारा वो रहेगा ही नहीं ना कंसर्न, क्योंकि तुम काम को एंजॉय कर रहे हो और ऐसा काम कर रहे हो जिसमें अगर तुम एफर्ट मारोगे तो ग्रो कर जाओगे। छोटे इतने बिजनेसेस आज के टाइम पे खड़े हो गए हैं, मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता। पुराने मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं उनको क्या पता है ना, तो बंदा ये चीज कमा रहा है, ये क्या चीज है, पर इतने का करोड़ का टर्नओवर है उसका, अच्छा इस चीज से इतना पैसा कमाया जा सकता है। मतलब कभी कोई वो बिलीव भी नहीं करेंगे कि ऐसी ऐसी चीजें भी चल रही हैं आज के टाइम पे। आगे बात समझ? तो ये है सारा काम। तो भागना यार, करियर के पीछे भागना। जॉब तो बहुत आसान है, बहुत आसान है जॉब। इसको आगे भेजना यार, तू यहाँ आ जा, आजा आजा आजा। होते हैं कहीं, कोई बात नहीं, हम भी थे ऐसे, हटना ही नहीं। गाली तो नहीं कर रहा मेरे को, गुस्सा तो नहीं आ रहा? आप सुनोगे तो सीधे ध्यान से, वो भी सुनेगा, आप भी सुनोगे। अब पब्लिक सेक्टर की बात करें तो ये कुछ मैंने पब्लिक सेक्टर के नाम लिखे हुए हैं। कुछ है क्या ये लिस्ट बहुत लंबी है, 250 प्लस पब्लिक सेक्टर है। और इन पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके हैं, विद एंड विदाउट गेट। HAL कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा पब्लिक सेक्टर है? हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इतनी फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है ना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका। हेलीकॉप्टर तक एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिए। जब तक DRDO बना रहा था कुछ नहीं हो रहा था। आपको मैं इन चीजों को आपको अवेयर होना जरूरी है। किसी टाइम DRDO बना रहा था, बना ही नहीं उनसे। अर्जुन टैंक का अब तक नहीं पता लगा कहां गया वो, राइट? तो
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बहुत अच्छे ग्रो कर रहा है और ये सारी ब्रांच को एलिजिबल करता है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सारी ब्रांचेस ये अलाउ करता है। और ये विदाउट गेट होता है, इसका अपना टेस्ट होता है हर साल। इस ISRO विदाउट गेट, DRDO थ्रू गेट एग्जामिनेशन। 2010 से लेकर 2020 तक DRDO ने कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया, इट वॉज ओवर एम्प्लॉयड। कोई प्रोडक्ट को फर्क ही नहीं हो रहा, उससे कुछ आउटकम ही नहीं आ रहा। तो बहुत सारे प्रोडक्ट इससे लेके HCL को दिए, तो चीजें थोड़ी सी मूव करी। HPCL विदाउट गेट, SJVNL, आप लोगों में हिमाचल से कौन नहीं है? सारे हिमाचल से। तो SJVNL आपका एक बहुत बड़ा मतलब एक अट्रैक्शन होता है कि SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसमें आपको अपने हिमाचल में ही जॉब लग जाता है, क्योंकि हिमाचल का पीपल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये 3 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें अपनी स्टेट से तुम बाहर नहीं जाना चाहते हो, अपनी स्टेट में रहना चाहते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि अगर ग्रो करना है ना तो बाहर निकलना पड़ेगा। यहीं तक रह जाओगे तो फिर यहीं तक ही रह जाओगे। जितना अपना जोन बढ़ाओगे उतना तुम ग्रो करोगे। तो उस चीज के बारे में कभी मत सोचना। अल्टीमेटली चाहे 10-20 साल के बाद आके कर लेना, इसमें जो कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जिंदगी एक ही बार मिली है यार, इसको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करो। IT जाओ, फॉरेन जाओ, करो यार। 25, 28, 30 साल तक तो सोचना मत जॉब या शादी के बारे में। उसके बाद BL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विदाउट गेट, गेल थ्रू गेट एग्जामिनेशन, IOCL थ्रू गेट एग्जामिनेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड थ्रू गेट एग्जामिनेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड थ्रू गेट एग्जामिनेशन, सॉरी विदाउट गेट, ONGC थ्रू गेट, PGCIL पावर ग्रिड, राइट्स, NTPC, उसके बाद आपका आ गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड विदाउट गेट, NITRO, निटो विदाउट गेट। बहुत सारे हैं, 250 प्लस पब्लिक सेक्टर है। पंजाब नेशनल बैंक क्या है? पब्लिक सेक्टर है। SBI क्या है? पब्लिक सेक्टर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पब्लिक सेक्टर है। DFCCIL पब्लिक सेक्टर है, राइट। जम्मू एंड कश्मीर बैंक पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर होता क्या है? 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का, रिमेनिंग शेयर स्टेट का, प्राइवेट का, किसी का भी और अदर पब्लिक सेक्टर का। अब पीछे से बात चली थी ना सेकंड टेन्योर के टाइम, गवर्नमेंट के टाइम, कि ये तो बेची जा रही कंपनी है, तो वो अपना शेयर बेचते हैं बेसिकली, राइट। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर PSU, अगर आप थ्रू गेट एग्जामिनेशन जा रहे हो, देखो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट, तुम्हें नॉलेज जितना मर्जी हो, लेकिन तुम्हारे पर्सनैलिटी वो चेक करेगा, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स। पर्सनैलिटी से मतलब देखने से नहीं होता है, पर्सनैलिटी से मतलब किस तरीके से तुम बात कर पा रहे हो, अपना पॉइंट रख पा रहे हो, नहीं रख पा रहे हो, ग्रुप में कैसे बिहेव कर रहे हो, तुम्हारे अंदर वो स्किल्स है या नहीं है कि जो उनको रिक्वायर्ड है। दैट इज द रीजन व्हाई मैंने बोला कि कंट्री ग्रोइंग प्राइवेट और पब्लिक के कारण रही है। आ रही बात समझ में? गवर्नमेंट में नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। उन्होंने प्रोसेस रखा हुआ है, जेई के लिए तो कोई है ही नहीं, ठीक है नहीं। एई के लिए इंटरव्यू रखा हुआ है, लेकिन वो नंबर बहुत कम है, उनको डील फिर जेई के साथ ही करना है या अपने सीनियर के साथ करना है। बात आ रही है समझ में? तो जब भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट में तुम जाओगे जॉब के लिए, वो तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, और इंटरव्यू में तुम्हारे नॉलेज के साथ साथ तुम्हारा पर्सनैलिटी चेक करेगा, तुम्हारे कम्युनिकेशन, कैसे तुम बात कर पा रहे हो वो चेक करेगा। और ये जो पैरामीटर्स हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी, इंटरव्यू, इनके थ्रू चेक होता है। अदरवाइज तो कोई देखने से कैसे पता चलेगा? देखने से कैसे पता चलेगा? ये नंबर से कैसे पता चलेगा? नहीं लग सकता पता। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? क्लास के अंदर जो प्लेसमेंट लेते हैं ना सबसे पहले, वो बैक बेंचर्स होते हैं, थोड़े से लो स्कोर वाले ज्यादा जल्दी ले जाते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ा पार्ट है, कैसे तुम एक्सप्रेस कर पाते हो। वो वही 10-15 मिनट की गेम होती है, वही 10-15 मिनट की गेम है, बस उस टाइम पे आपने अच्छा परफॉर्म करना है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ? अब ये भी जो रिक्वायरमेंट है ना, ये हर PSU टू PSU वेरी करती है। इंटरव्यू तो हर किसी में होता है, 2-3 छोड़ के,
कौन कौन से में नहीं होता? कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, एनएचपीसी, इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऑल्दो ये महारत्न है, टर्नओवर बहुत हाई है इनका, क्यों नहीं होता इसमें इंटरव्यू? क्योंकि ये प्रायोरिटी पे नहीं है। अब कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, जो आपका जो जॉब लगना है वो ऐसी ऐसी जगह पे लेना जहां पे हेल्थ को लेकर इश्यूज आते हैं। थर्मल प्लांट में जाओगे तो रेडिएशंस, बाकी चीजें, कोल में जाओगे तो वैसी कोयला है, जम जाएगा सारा अंदर, तो वो प्रायोरिटी पे नहीं होता है। इस कारण से उन्होंने बोला सब कुछ हटाओ यार, बंदे ही मिल जाए वही बहुत है, उसको करते ही नहीं थे लोग। सिलेक्शन होने के बाद भी ज्वाइन नहीं करते क्योंकि वो अदर ऑप्शंस मिल जाता था उनको, तो इसमें नहीं होता है। आगे की बात समझे। उसके बाद ये सारी चीजें पता है किसमें होती हैं? सारी चीजें जीडी, जीटी, केस स्टडी, इंटरव्यू, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो 18 लाख का पैकेज देता है, उसमें ये सारी चीजें करवाते हैं। वो जीडी भी करवाएगा, जीटी भी करवाएगा, केस स्टडी भी करवाएगा, इंटरव्यू भी लेगा। एचपीसीएल, जीटी होगा, इंटरव्यू होगा। आईओसीएल, जीडी, जीटी, इंटरव्यू, सब कुछ होगा। तो ये पीएसयू टू पीएसयू वेरी करता है। अगेन वेरी किसके बेस पे कर रहे हैं? उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि अगर उनको साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए जाना है तो ओनली इंटरव्यू लेगा, लाइक आईएसआरओ। अब वहां पे इतना पर्सनैलिटी से रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा हार्डकोर नॉलेज चेक करेगा और वो ये चेक करेगा कि क्या तुम्हारे अंदर टेम्परामेंट है रिक्वायरमेंट वाला। बात आ रही कि नहीं आ रही सर में? आईएसआरओ, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल और हाँ ये, इसमें सिर्फ इंटरव्यू होता है, हार्डकोर इंटरव्यू। बीआरसी, सॉरी चौथा था बीआरसी, बाबा टर्मिनल सेंटर। बीआरसी में बैठा होगा पैनल 8-10 लोगों का, वहां से एंटर करोगे, बोर्ड लगा होगा, कोई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं, चले जाओ बोर्ड पे। और 1 घंटा वो इंटरव्यू चलेगा, चाहे तुम्हें आता है चाहे नहीं आता, चाहे तुम बोल दो सर मेरे को नहीं होता है, मेरे को जाने दो, नहीं नहीं ये ट्राई कर, ऐसे करके देखो। तुमने ये पढ़ा होगा, वो हिंट देती है, वो चेक करता है। क्या चेक करता है? जितने क्वेश्चन वो इंटरव्यू पूछेगा ना, 90% तुमने पहली बार सुने होंगे, लेकिन वो तुम्हारी अप्रोच चेक करता है। अप्रोच तुम सभी सही तभी लगा पाओगे अगर तुम्हारे कंसेप्ट फंडामेंटल क्लियर है, तभी लगा पाओगे अप्रोच भी। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये चेक करता है वो इंटरव्यू के अंदर। विदाउट गेट अगेन रिटन नॉलेज टेस्ट तो होता ही है। उसके बाद फिर जीडी, जीटी, केस स्टडी, इंटरव्यू अगेन डिपेंड करता है पीएसयू टू पीएसयू। आगे की बात समझ में, इसमें एंटर करने की आपके पब्लिक सेक्टर में। अब आते हैं हायर स्टडीज, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हायर स्टडीज में तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं। मैं इसको पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। एक कैटेगरी है टेक्निकल, एक कैटेगरी है मैनेजमेंट। नाउ आई एम डिस्कसिंग ओनली एज ऑफ नाउ द टेक्निकल डोमेन। टेक्निकल में 3 ऑप्शंस है तुम्हारे पास, एक है एमटेक, एक है एमएस, एक है डायरेक्ट पीएचडी। एमटेक 2 साल का प्रोग्राम, एमएस 3 साल का प्रोग्राम, डायरेक्ट पीएचडी 5 साल का प्रोग्राम। एमटेक एसएमएस की स्कॉलरशिप 12,400 रुपए, 12,400 रुपए। डायरेक्ट पीएचडी में, नॉर्मल पीएचडी में 38,000 से 43,000 और पीएमआरएफ में 70,000 to 80,000 पर मंथ। ये पर मंथ है, एनएम नहीं है। अब आप बोल लोगे सर इतना पैसा क्यों दे रहे हैं पढ़ने के? आ रहे ना दिमाग में, इतना पैसा क्यों दे रहे हैं पढ़ने में? तो बता सकते क्यों दे रहे हैं इतना पैसा पढ़ने के लिए? मैं आंसर कर चुका हूं, अगेन रिलेट करना है कॉमन सेंस का क्वेश्चन। क्यों दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं इतना पैसा? क्योंकि तुम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जो उसके पास प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है इंडस्ट्री का, उसको सॉल्व, और उस इंडस्ट्री ने पैसा दिया हुआ है एमएचआरडी को। एमएचआरडी देता है स्कॉलरशिप, पता नहीं इस चीज के बारे में? एमएचआरडी देता है, और उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट नहीं भाई खर्चेगी, मैं बता रहा हूं, गवर्नमेंट नहीं खर्चा कर रही है। एक वर्ड होता है सस्टेनेबल, इसका मतलब समझते हो? विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। और इस तरीके से सिस्टम चलना जिसमें किसी को नुकसान ना हो, हर किसी का फायदा हो, और एक ऑटो मोड में चल जाए चीजें, ये सस्टेनेबल मॉडल होता है। अगर ओनली फ्री में होने लग जाए चीजें, जैसे हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सर हमने आरबी का बैच लॉन्च किया, सर फ्री में करवा दो कंटेंट, फ्री में पढ़ा दो यूट्यूब पे। अब हमारे एक टीचर ने उस पर रिप्लाई कर दिया कि यार मेरे बीवी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मेरे को सैलरी भी चाहिए, इंस्टीट्यूट का रेंट भी देना है, बिजली का खर्चा भी है। समझ मेरी बात है कि नहीं है? तो कभी भी मॉडल ऐसा मत सोचना जिंदगी में
और वो फेलियर है, वो फेल है। गवर्नमेंट सिस्टम क्यों फेल है? इसी कारण से फेल है क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। उसमें कुछ लोगों का फायदा हो रहा है, हर किसी का नहीं हो रहा है फायदा। वो जो आपका चेन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहां पे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम, इंडस्ट्री ने पैसा दिया, ये पकड़ 10 करोड़ रुपए, मेरे को इसका 2 साल के अंदर इसका सॉल्यूशन चाहिए भाई। वो गया एमएचआरडी को, प्रोजेक्ट गया प्रोफेसर को, रिलीज कर रहे हैं, 1% प्रोफेसर को भी जा रहा है, 1% बच्चे को भी जा रहा है, क्योंकि बच्चा भी काम कर रहा है। क्योंकि जब आप पीएचडी वगैरह के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए जाते हो, 21-22 साल के बाद अगर एंट्री मारते हो, तो तुम्हें उतना सा पैसा चाहिए जिससे तुम सेल्फ सस्टेन कर सको। 12,400 रुपए भी सफिशिएंट है। आप सोच के देखो कि बीटेक तुमने कर लिया और तुम्हें घर से कोई पैसा नहीं लेना, क्या तुम्हें कोई मना करेगा हायर स्टडीज के लिए? अपना अपना सिस्टम चला रहे हो, कोई मना करेगा? कोई नहीं करेगा। 5-7% ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं, एक्सेप्शन 10% कि जिनको नीड है इमीडिएटली पैसा कमाने का। लेकिन सोच के देखो कि अगर सपोज तुम हायर स्टडीज की तरफ जा रहे हो और तुम अपना खर्चा निकाल पा रहे हो, तुम्हारा ब्रांडिंग भी हो रहा है, तुम्हारा स्पेशलाइजेशन भी हो रहा है, तुम ऐसा काम कर रहे हो जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी मिल रहा है, और उसके बाद तुम्हें करियर मिलेगा तुम्हारी चॉइस का। आपके पेरेंट्स मना करेंगे? मतलब ही नहीं हो सकता, राइट? तो ये जो सिस्टम चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है। अब यहां पे तो प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट है, 5 साल के लिए तुम कर रहे हो, एमटेक 2 साल का, एमएस 3 साल का। एमटेक में जो रिसर्च वर्क है वो 1 साल का होता है, एमएस में जो रिसर्च वर्क है वो 2 साल का होता है। अब ये 12,400 रुपए किस बेस पे मिल रही है? एमटेक के अंदर जो आपको इसको असिस्टेंटशिप बोलते हैं, असिस्टेंटशिप, जो एमटेक में तुम्हें असिस्टेंटशिप मिल रही है वो टीचिंग असिस्टेंटशिप है। टीचिंग असिस्टेंटशिप कि अगर तुम कहीं पे मास्टर्स ज्वाइन करते हो तो तुम्हें वहां पे बीटेक तो होगा ही होगा, तो वो आप वहां पे कुछ लैब्स लोगे, कुछ पेपर बनाओगे, पेपर चेक करोगे, तो वहां से जस्टिफाई होता है। अदरवाइज 12,400 रुपए गवर्नमेंट क्यों दे रही है, कैसे जस्टिफाई होगा? इस तरीके से होता है जस्टिफाई। अगेन सस्टेनेबल मॉडल। बात आ गई समझ? एमएस में रिसर्च असिस्टेंटशिप होती है, पीएचडी तो है ही टोटली, और पीएचडी जो है वो वर्ल्ड वाइड फुली फंडेड प्रोग्राम होता है। वर्ल्ड वाइड पीएचडी बिना स्कॉलरशिप के होता ही नहीं है। क्यों नहीं होते? रीजन मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि तुम्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है और उस प्रोजेक्ट का प्रोफेसर का पैसा और तुम्हें वो दे रहा है, वहीं से दे रहा है पैसा वो तुम्हें। बात आ गई? और पीएचडी बहुत सारी कंट्री में पीएचडी नहीं लिखते हैं, जॉब लिखते हैं कि देयर इज अ जॉब ओपनिंग फॉर 3 इयर्स, रिक्वायरमेंट्स आपका इतना सीजीपी होना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर तुम्हें आने चाहिए, ये चीज तुम्हें आना चाहिए, जिसका ये प्रोफाइल है अप्लाई करो, ये रहा ईमेल आईडी। आगे बात समझ? तो पीएचडी फुली फंडेड होती है वर्ल्ड वाइड, और ये इंडिया में तो बहुत कम अमाउंट है। अगर तुम वर्ल्ड की बात करोगे तो वहां डॉलर्स में है, 2,500 से 3,000 यूएस डॉलर पर मंथ स्कॉलरशिप होती है, और हम लोग जा रहे हैं 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए खर्च करके, और वहां गवर्नमेंट देने बैठी हुई है। गवर्नमेंट मतलब इन द सेंस कि प्रोफेसर देने बैठा है आपको स्टाइपेंड, असिस्टेंटशिप। बात आ गई समझ में? ये हायर स्टडीज। इसके बाद मैनेजमेंट, टेक्निकल डोमेन कवर हुआ, तो कम टू द मैनेजमेंट। हर आईआईटी, हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर। हर आईआईटी, हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर, एंड दैट इज थ्रू द अगेन द गेट एग्जामिनेशन। और जो आईआईटी के अंदर जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं वो टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल के लिए होते हैं। ध्यान से समझना ये टर्म, टेक्नो मैनेजरियल। गेट के थ्रू है, गेट ओनली इंजीनियर कैन राइट। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईआईटी मद्रास, IOR IIT बॉम्बे, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट IIT दिल्ली, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट IIT बेंगलोर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IIT कानपुर। तो अगर IIT में मैनेजमेंट कोर्स है और वहां पे गेट के थ्रू एंट्री मिल रही है, एंड गेट ओनली इंजीनियर कैन राइट, ऑल्दो अब नॉन इंजीनियर भी ये अलाउ कर दिए हैं, और उस क्लास में डिफरेंट ब्रांचेस के इंजीनियर बैठे हैं, तो उसका जो प्रोफाइल है वो टेक्नो मैनेजर। कौन सी कंपनी आएगी प्लेसमेंट के लिए? बैंकिंग वाली तो नहीं आएगी, समझ रहे हो, फाइनेंस वाली तो नहीं आएगी। तो
कंपनीज आएगी, अगर बैंकिंग आ रही है तो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, ऐसी प्रोफाइल्स के लिए। और वही कंपनी जो तुम्हें पैकेज यहां के 7-8 लाख का देगी, वही यहां पे आके 20, 25, 30, 40 लाख का पैकेज देगी। क्यों सर इतना हाई पैकेजेस क्यों? मैनेजमेंट होती क्या चीज है? मैनेजमेंट होती क्या है? काम करना है, काम करवाना? करवाना। काम करने के पैसे ज्यादा होते हैं, करवाने के ज्यादा होते हैं? करवाने के ज्यादा होते हैं। आगे की बात समझ में नहीं आ गई? तो ये चीज होती है इसमें। तो हर आईआईटी, हर एनआईटी, आईसी बेंगलोर मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर। You can also enter into the IIMS, Indian Institute of Management, through the GATE examination, and that program is known as FPM program, Fellowship Program in Management, again through the GATE examination. Again through the GATE examination. Right? Now come to the foreign universities. किसी का ड्रीम है अब्रॉड पढ़ने का, किसी का ड्रीम है अब्रॉड जाने का, हर किसी को जाना चाहिए, लेकिन पैसा खर्च करके नहीं। 2 लाख लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं खर्चना है, इससे ज्यादा नहीं खर्चना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अब हाई स्टडीज के लिए तुम मास्टर्स के लिए जा सकते हो। मास्टर्स में 2 प्रोग्राम होते हैं, ध्यान से समझना। स्कॉलरशिप किसमें मिलती है? आप लोगों ने सुना होगा सर मास्टर्स में तो आ जाता है 25, 30, 40, 50 लाख का खर्चा। सुने ना, यूएसए में 40 से 45 लाख का आता है, यूरोप वगैरह में 25 से 30 लाख का आ जाता है। अब पहला 2 प्रोग्राम होते हैं मास्टर्स में अब्रॉड के, एक होता है एमएस, एक होता है एम इंजीनियरिंग, जैसे एमटेक एमएस, ऐसे ही एम इंजीनियरिंग एमएस। एमएस में स्कॉलरशिप्स होती हैं, एम इंजीनियरिंग में नहीं होती है। एमएस में होती है, एम इंजीनियरिंग में नहीं होती है। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कोर्स, क्योंकि मास्टर्स लेवल पे छोटा कोर्स है, इंडिया में भी 12,400 दे रहे हैं, पीएचडी के लिए ज्यादा दे रहे हैं, ऑब्वियसली अब्रॉड में भी यही चीज होगा। सिस्टम तो वैसे ही चल रहा है एक तरीके का, क्योंकि तुम लोग बहुत कम ड्यूरेशन के लिए उस प्रोग्राम में होते हो, तो तुम लोग रिसर्च में ज्यादा एफर्ट नहीं लगा पाते हो। दैट इज द रीजन वाई मास्टर्स में जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज है वो कम होती हैं। लेकिन अगर तुम एमएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो कि तुम्हें बहुत लेटर स्टेज में पता लगता है, फिर तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है वेव ऑफ के लिए, फीस वेव ऑफ के लिए और फंडिंग के लिए अप्लाई करना होता है। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका, आप में से यहां पे किसी का 8+ सीजीपीए है? 8+ सीजीपीए है किसी का? अगर किसी का 8+ सीजीपीए है, यू कैन अप्लाई फॉर डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड, स्पेशली यूएसए, जहां पे तुम्हारा खर्चा जाने का टिकट मिला के 2 लाख से ज्यादा नहीं है। और ये 2 लाख तुम पहले 3 महीने में कवर कर लोगे। पहले 3 महीने में कैसे? 2200 से लेके 2800 मिनिमम यूएस डॉलर का स्कॉलरशिप। 2200 से लेके 2800 मिनिमम बोल रहा हूं मैं। हमारे बच्चों को 3500 4000 तक मिला है। वो डिपेंड करता है तुम्हारे प्रोफाइल के ऊपर, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, या तुम कैसे प्रेजेंट करते हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्ट पीएचडी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये टर्म हमने ही स्टार्ट किया। ये चीज इंडिया में भी डायरेक्ट पीएचडी का अवेयरनेस हमने ही स्टार्ट किया था थ्रू यूरोपीडिया, देन यूरोपीडिया ग्लोबल। अब डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड डालना, यूरोपीडिया ग्लोबल आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड जिसका सीजीपीए 8+ है, शुड ट्राई फॉर दैट। और जिसके पास प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, अच्छा आपने किया है काम, तो 7.78 वाला भी अप्लाई कर सकता है अब्रॉड के लिए। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू गो अब्रॉड, जिसमें तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है। वहां पे लिविंग एक्सपेंसेस $1500 मैक्सिमम, 1000 सेविंग है 1 महीने का, मतलब 80-85 हजार, मान लो 60,000, 6-18, 3 महीने में तुम्हारे 2 लाख पूरे हो जाते हैं। इससे आसान बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है बिना खर्चे के। और सैटरडे संडे ऑफ,
सैटरडे संडे ऑफ, कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जो जाके करते हो लेबर वर्क, कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज ही ऑफर करते हैं डायरेक्ट पीएचडी। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जिनके 8 से कम सीजीपी है, अब दिमाग में खलबली मचती हुई कि सर हम क्या करें, फिर हमारा तो कम रह गया, पहले तो जागे नहीं हम लोग, है ना? तो जिनके 8+ है वो भी पहले नहीं जागे थे, बाई चांस वाली बात है, मेहनत किया। तो सीजीपीए का तुम्हें कहां बेनिफिट होता है? दिमाग में आता होगा पे कि सर सीजीपीए का तो होता कहां पे बेनिफिट है? एक तो ये मैंने बताया, और इंडिया में जो एमएस और डायरेक्ट पीएचडी या एफपीएम प्रोग्राम मैंने बताए हैं, वहां पे सीजीपीए का रोल होता है। एमटेक पब्लिक सेक्टर में सीजीपीए का कोई रोल नहीं, मिनिमम चाहिए। लेकिन अगर तुम एमएस डायरेक्ट पीएचडी या एफपीएम के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन सीजीपीए का रोल है। और गेट एग्जाम का सबसे बड़ा ब्यूटी यही है कि तुम्हारे जितने मर्जी मार्क्स आए, जितने मर्जी मार्क्स आए, तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाता है। आज की सिचुएशन है ये। आज से 6-7 साल पीछे चले जाओ, उस टाइम ऐसा नहीं था। क्यों? 2016-17 में रिकॉर्ड 12.5 लाख बच्चों ने गेट का पेपर दिया था। 12.5 लाख। इस बार कितने दिए? इस बार 4.5 ने अप्लाई, 6.5 ने अप्लाई किया था, 5 नहीं किया है, पेपर दिए। और क्वालिफाई कितने करते हैं? गेट एग्जाम परसेंटेज कितना क्वालिफाई होता है? 15 से 18%, 15 to 18%। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम डिफिकल्ट है, नहीं। 5 में से 50% बच्चा बिना पढ़े जाता है। आप खुद बताओ, आप लोगों ने जिसने गेट का पेपर दिया है, ईमानदारी से बताना, तैयारी करके गए थे? सिंपल। अब यहां पे तो 100% आ गया है, मैं तो 50% बोल रहा हूं। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? कईयों ने अप्लाई भी किया होगा, पेपर भी नहीं देने गए होंगे, वो भी होगा कोई ना कोई यहाँ पे, है ना? कौन है? चलो कोई बात नहीं, मैं तो बता दूं। तो अब ध्यान से सुनना, ये स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। 15 से 18% क्वालिफाई कर रहा है। 5 लाख ने पेपर दिया, मैक्सिमम लेके चल रहा हूं 18%। कितने बच्चे हो गए? हाँ, कितने क्वालिफाई किए? कितने क्वालिफाई किए 5 लाख में से 18%? यार इतना कैलकुलेशन भी, 18/90, 90,000। ठीक है जी। अब इस 90,000 में से बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो 3rd ईयर का है। पहला 10,000 निकाल दो, 80,000। बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसने 2 गेट पेपर दिए हुए हैं, कम से कम 15,000। कितने बच गए? 65,000। इस 65,000 में से 40,000 बच्चा ऐसा है जिसके जो मार्क्स हैं वो 40 से कम है। ये मैं स्टैट देने वाला था, मैं थोड़ा लेट हो गया, इसमें मैं बता नहीं पाया। आईसी बेंगलोर ने सारा डाटा एक पीडीएफ के फॉर्म में रिलीज किया है, मैं आपको शेयर कर दूंगा आपको मैं, कि इस नंबर से ऊपर कितने बच्चे हैं, इस नंबर से ऊपर कितने बच्चे हैं, इस नंबर से ऊपर कितने बच्चे हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस दिया उन्होंने गेट का। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? कंपटीशन सिर्फ 20,000 बच्चों का, सिर्फ 20,000, जिसमें से तकरीबन 1500-1800 बच्चा ऐसा होगा, 1500 जो पब्लिक सेक्टर चला जाता है। और इस 20,000 में से 7-8 बच्चा ऐसा होता है जिनका टारगेट पब्लिक सेक्टर था, नहीं हुआ, दोबारा से तैयारी करता है। आप बोलोगे सर आप इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो स्टैट्स, है ना? आ रहा है ना दिमाग में? बिकॉज योर पीडीए इज द प्लेटफॉर्म। जितना बच्चा आईआईटी, एनआईटी, हायर स्टडीज के लिए जाता है, सब योर पीडीए के थ्रू गो थ्रू होके जाता है। ये हम पेड सर्विस देते हैं कि ये बताना कि तुम्हें अपने गेट स्कोर के बेस पे कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे तुम्हें एडमिशन मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द पोस्ट गेट काउंसलिंग एंड वी आर द मोनोपोलिस्टिक इन इंडिया। कोई नहीं है हमारा कंपटीटर। वीडियो डालने वाले बहुत हैं और कोई भी डाल देता है। मैंने बता दिया, मेरी इसको सुन के आप भी एक वीडियो बना सकते हो, बड़े आराम से बना लोगे। वी आर अ पेड सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा, पब्लिक सेक्टर का डाटा जो मैं आपको दे रहा हूं, योर पीडीए इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म
where we prepare students for interviews, GD, GT, case studies. We are the largest in India. कोई नहीं है हमारा कंप्यूटर, 5% में भी बाकी कोई और लेके बैठा होगा, क्योंकि हमें देख के ही वीडियो बनाने वाले अगेन बहुत है। क्वेश्चन पूछना तो पूछ लिया, लेकिन मेरे तो फीडबैक मैटर करता है हर इंटरव्यू के एंड में, GD के एंड में, राइट। तो जो मैंने शुरू में बताया था मोनोपोलिस्टिक, तो अब अल्टीमेट 10,000 बच्चा बचा जो एक्चुअल में अप्लाई करता है, और सीट्स सफिशिएंट होती है, सीट्स खाली चली जाती हैं, आईटीज में सीट्स खाली चली जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी डोमेन्स ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप बोलोगे सर सिविल इंजीनियर का सस्टेनेबल के अंदर क्या रोल है, सर सिविल इंजीनियर एक रूरल टेक्नोलॉजी के अंदर क्या करेगा, सर सिविल इंजीनियर एक ई वेस्ट मैनेजमेंट में क्या करेगा, सर एक सिविल इंजीनियर मटेरियल साइंस में क्या करेगा, सर सिविल इंजीनियर का जियो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या रोल है। ऐसी बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, मे बी आप लोगों को उसमें से स्पेशलाइजेशन का पता ही नहीं है। मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी होती है, आपको स्ट्रक्चर पता होगा, वाटर रिसोर्सेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, जियोटेक है, एनवायरमेंट है, यही पता है, 5-7 होती है, ये तुम्हारी कोर है। अब आ जाओ इंटरडिसिप्लिनरी, इतनी लंबी लाइन है, डेटा साइंस, AI, मैकाट्रॉनिक्स, सस्टेनेबल, रूरल डेवलपमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, ई व्हीकल्स, एंटरप्रेन्योरशिप। इन IT हैदराबाद, IT मद्रास जो टारगेट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस आइडिया है सर, लेकिन अब लोग अभी वो नहीं है, पता नहीं उसका क्या है, कैसे है, कौन देगा सपोर्ट। ITs में एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स कर सकते हो तुम लोग, PhD कर सकते हो तुम लोग, तो ये बहुत लंबा लिस्ट है ये। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? अब बोलोगे सर ठीक है मैंने कर तो लिया, सस्टेनेबल में प्लेसमेंट कहां पे होगी भाई, आज का टाइम तो इंटरडिसिप्लिनरी का ही है, कोर में तो प्लेसमेंट आपकी, अगर तुम स्ट्रक्चर में कर रहे हो तुम्हारा 15-18 लाख से ज्यादा पैकेज मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, लेकिन जब तुम इन डोमेन से कर रहे हो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, मटेरियल, ओशियन टेक्नोलॉजी, रॉक इंजीनियरिंग, दुनिया जहां की स्पेशलाइजेशन है, यहां पे पैकेजेस तुम्हारे 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। आपको लग रहा होगा कितनी आसानी से बोल रहे हैं 30-35 लाख सर, ऐसे मिल जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, मेहनत करनी पड़ेगी, और प्लेटफॉर्म चाहिए तुम्हें। अभी यहां पे तुम एक लेवल पे आ गए हो, अगर अगले लेवल पे जाना है तो मेहनत से होगा। और अच्छी बात पता है क्या है सबसे बड़ी मेहनत के केस में, कि इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है ना, है क्या ऑल्टरनेट मेहनत का? अगर आपके पेरेंट्स जैक लगवा के कहीं पे जॉब लगवा देंगे ना, तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाएगा, वो जॉब ही रह जाएगी, करियर नहीं होगा। बिलीव मी, चाहे तुम्हें वो 15 लाख का पैकेज भी क्यों ना मिल जाए, कभी नहीं आएगा जॉब सेटिस्फेक्शन, कभी नहीं आएगा। आ रही है नहीं आ रही बात समझ में? हाँ है ना। अब दूसरा तरीका अब्रॉड जाने का क्या है, डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड गो फॉर द PhD अब्रॉड, क्योंकि PhD इज अगेन अ फुल्ली फंडेड प्रोग्राम। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? थक गए हो ना मेरे को लग रहा है ना? हाँ, तो फोन कैसे रिफ्रेश कर देगा तुम्हें? हैं? 2 मिनट हो रहे, थक गए तो पानी भी किया जा, जल्दी 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 बढ़ो। आ रही है नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना, मेरे को बोल दो मुंह पे, इस तरीके से कोई नहीं बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे, क्योंकि तुम उस स्टेज पे हो, तुम्हें डिसीजन लेना है, करना क्या है। मेरे को नहीं पता कि आप लोगों में से कितनों ने कितना सोचा है, मेजोरिटी ने AEJ सोचा होगा, गेट भी चलो सोचा होगा, लेकिन ये नहीं पता उसको फायदा कैसे उठाना है, उसका फायदा इस तरीके से उठाना है। पहले ट्राई करो मैक्सिमाइज करने का, प्लीज 5 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं। पहले ट्राई करो वाइंड इसको मैक्सिमाइज करने का, कि गेट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लाने का स्कोर कोशिश करो। फिर उसके बाद देखो उसके थ्रू क्या ऑप्शन ओपन होती है। और गेट एग्जाम का ब्यूटी मैंने बता दिया, कुछ भी नंबर लेके आओ, 35, 40, 50, 60, 70, हर स्कोर पे कुछ ना कुछ मिलेगा। और ऑब्वियस है जितना स्कोर बेटर होगा उतनी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। आगे बात समझ नहीं आ गई है? फ्रॉम माई साइड एवरीवन शुड गो फॉर दिस।
2 गेट के एग्जाम लिखने चाहिए नहीं लिखने चाहिए? लिखने चाहिए नहीं लिखने चाहिए? अगर तो तुम सेकंड ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन तो जरूर लिखने चाहिए, अगर तुम ड्रॉप करके कर रहे हो तो जरूर लिखने चाहिए। लेकिन अगर तुम फाइनल ईयर में हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग एक ही पेपर दो। अब एक पेपर देना कौन सा है, क्वेश्चन आया समझ? अब उसके लिए डिपेंड करता है तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या क्या, विजिबल है? क्या कोड होता है सिविल का गेट में? सीई, वेरी गुड, ये रहा ना। देखो देने को तो तुम गेट का पेपर किस मर्जी ब्रांच से दे दो, कोई नहीं रोकने वाला तुम्हें। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं लगते हमें, ध्यान से सुनना इस चीज को। देने को तुम गेट का पेपर किस मर्जी ब्रांच से दे दो, मैकेनिकल से दो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जिससे मर्जी दो, कोई नहीं मना कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि जब तुम बाद में अप्लाई करते हो वहां पे अटक जाते हो। सीई इज द फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर तुम क्या दे सकते हो? एई क्या है? हाँ, एई किसका कोड है? एरोनॉटिकल। एजी, एआर, एआर आर्किटेक्चर, ईएस एनवायरमेंटल, जिसके थ्रू मेजॉरिटी सिविल का बच्चा पेपर देता है। जीई बोलो, जियो इंफॉर्मेटिक्स। एनएम नेवल मरीन आर्किटेक्चर। एक्सी इंजीनियरिंग साइंसेस। अब आते तो सोचो तुमने पहली बार सुने हैं नाम। अब अगर तुम लोग टारगेट कर रहे हो पब्लिक सेक्टर, देन यू हैव टू राइट गेट इन द सिविल, क्योंकि कोई पब्लिक सेक्टर अदर गेट पेपर से अलाउ नहीं करता है। क्योंकि एक्सी एक ऐसा पेपर है जिसमें तुम्हें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बस। 35 नंबर का आता है, 30 नंबर तो फिक्स है, 15 नंबर को आर्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, 15 नंबर मैथमेटिक्स। आ रही बात समझ? आ रही बात समझ? तो अगर इतना आसान होता तो और भी लिख लेते, ऐसे लिख चले जाते। पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अगर तुम पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो देन यू शुड राइट द गेट इन द सिविल ओनली। नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर द हायर स्टडीज, सर मेरा इंटरेस्ट स्ट्रक्चर में है, सर मेरा इंटरेस्ट एनवायरमेंट में है, सर मेरा इंटरेस्ट जियो इंफॉर्मेटिक्स में है, तो मेरे को क्या जरूरत है सारे सब्जेक्ट पढ़ने की? भाई मेरा इंटरेस्ट एनवायरमेंट में है। एनवायरमेंट में अभी पीछे से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हर स्टेट को कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोला है कि भाई तुम रिक्रूटमेंट करो। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है, मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं। क्योंकि एनवायरमेंट एक ऐसा प्रॉब्लम है, इश्यू है ये, जो दुनिया की प्रॉब्लम है, और डेवलप्ड कंट्रीज इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। डेवलपिंग की तो अपनी अपनी ग्रोथ अभी उसमें अटके हुए हैं, बाकियों के बारे में कैसे सोचेंगे? अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? नेचर के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जनरेशन, हम लोग तो ठीक है निकल जाएंगे, लेकिन किसी भी कंट्री को आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचना होता है, और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ना। हाँ, बनाना खाया, छिलका फेंक दिया, मैंने तो खा लिया, पेट भर गया, उससे किसी को चोट भी तो लग सकती है ना। तो ये तो हमें हर किसी के बारे में सोचना है ना। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो अगर मेरे को सपोज एनवायरमेंट में इंटरेस्ट है तो मेरे को डिजाइन वाले सब्जेक्ट्स क्या करने हैं पढ़ के? सोम, आरसीसी, स्ट्रक्चर, स्टील नहीं है उसके अंदर पढ़ने की रिक्वायरमेंट, हाईवे नहीं रिक्वायरमेंट, सर्वे नहीं, सिर्फ एनवायरमेंट की सब्जेक्ट्स उसको पढ़ो और एनवायरमेंट में करो, अपना पीएचडी करो, मास्टर्स करो। आ रही नहीं आ रही बात में? और एनवायरमेंट में अगर आप लोग में से ब्रॉड को टारगेट कर रहे हैं तो एनवायरमेंट इज द बेस्ट डोमेन। बहुत अपॉर्चुनिटीज है एनवायरमेंट को अब्रॉड में एज ऑफ नाउ। आ रही नहीं आ रही बात सुने? अब वाई हायर स्टडीज, मैंने सबसे पहले बोला हर किसी को गेट लिखना चाहिए, बता दिया था मैंने क्यों। अब मैं बोल रहा हूं कि हर किसी को हायर स्टडीज के लिए जाना चाहिए। कोई बता सकता है रीजन? कोई एक रीजन? मैंने कवर किए हैं पॉइंट, कोई एक रीजन? स्पेशलाइजेशन, जो कि नीड है इस टाइम इंडस्ट्री की, सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन। दूसरा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो ठीक है, वो तो बात की बात है, हम करियर की बात कर रहे हैं, करियर में पैसा नहीं आता है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग। तीसरा एक्सपोजर,
आप लोग सारे हिमाचल से, एक दूसरे के कल्चर चीजों के बारे में पता है एक दूसरे को। थिंक अबाउट इस क्लास में 29 के 29 स्टेट के बच्चे बैठे हो, थिंक अबाउट दैट, सोच के देखो। और कहां मिलेगा वैसा सिस्टम? लर्निंग होगा कि नहीं? जबरदस्त वाला। ग्रोथ होगा कि नहीं? जबरदस्त वाला। फील करो इस चीज को, क्योंकि अगर तुम फील नहीं करोगे ना, मोटिवेशन नहीं आएगा। तो हायर स्टडीज करने के 3 रीजन। पहला ब्रांडिंग, दूसरा स्पेशलाइजेशन। ब्रांडिंग का मतलब आई एम द एल्यूमिनी ऑफ द सोसाइटी, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसको पूरी दुनिया जानती है। जानती ही नहीं पूरी दुनिया आईटी सिस्टम को, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियंस घुसे हुए हैं वहां पे, है कि नहीं? तो इंडिया का नाम। तीसरा एक्सपोजर, बहुत बेनिफिट मिलता है तुम्हें, बहुत ही ज्यादा, राइट? कुछ अदर एग्जामिनेशंस गेट के अलावा जो तुम लिख सकते हो, सबसे पहला स्टेट AEJE। आप लोग सभी हिमाचल से, जल्दी से मैं आपका एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर रहा हूं जेई और एई का। देखो आपके एई और जेई में 2 पेपर होते हैं। जेई का तो नए अभी पीछे से 1 साल पहले आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, राइट? जिसमें 2 पेपर होने हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 इज नॉन टेक्निकल ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनना। पेपर 1 इज नॉन टेक्निकल ऑब्जेक्टिव इन बोथ केसेस, एई एज वेल एज जेई। 4 टॉपिक है उसके अंदर, कौन कौन से? बोलो ना। एप्टीट्यूड नहीं है, नहीं रीजनिंग भी नहीं है, मैथ्स भी नहीं है। सबसे पहला हिमाचल जी के, दूसरा देखा मैंने बोला ना बैक बेंचर आगे जाएंगे, देखना आई ना बात पीछे से। दूसरा, हाँ बोलो बोलो, सही बोले, हिंदी। तीसरा इंग्लिश। चौथा नेशनल इंटरनेशनल जीके एंड करंट अफेयर्स। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। पेपर 1 नॉन टेक्निकल ऑब्जेक्टिव इन बोथ केसेस एई एंड जेई, और पेपर 2 इज टेक्निकल पेपर। ध्यान से सुनना, पेपर 1 का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आपका मेंस चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बोलोगे सर कितना क्राइटेरिया, वो इन्होंने मेंशन नहीं किया, जो कि बहुत बड़ी गलती है इनकी। जैसे हरियाणा मेंशन करता है कितना परसेंटेज होना चाहिए मिनिमम, और हम लोग मेंस में इतने परसेंटेज बच्चे बुलाएंगे, 4 टाइम्स 2 टाइम्स। तो पेपर 1 आपका नॉन टेक्निकल ऑब्जेक्टिव, राइट, 4 टॉपिक्स, और ये क्वालिफाइंग होता है। अगर इसमें आपका मिनिमम मार्क्स आएंगे तभी आपका मेंस चेक होगा, पेपर 2 चेक होगा, नॉट द मेंस, पेपर 2। नाउ द पेपर 2 इज टेक्निकल। इन केस ऑफ जेई इट इज ऑब्जेक्टिव। इन केस ऑफ जेई इट इज ऑब्जेक्टिव। इन केस ऑफ एई इट इज सब्जेक्टिव। और इस नए एग्जाम पैटर्न पे जेई का एक भी पेपर नहीं हुआ, एई का फर्स्ट पेपर 18 अगस्त को है, हिमुडा का। सिविल की मैं बात कर रहा हूं, ऑल्दो की इलेक्ट्रिकल का भी होके हटा है 18 मई को, शायद 21 मई को। आगे बात समझ में। इसका अगला पेपर 15 सितंबर को जल शक्ति डिपार्टमेंट का, आपका 15 वैकेंसीज का, नए एग्जाम पैटर्न से। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? आ रही है। अब यहां पे सब्जेक्टिव में हरियाणा में भी हुआ है अभी, वो 3 स्टेजेस है। अच्छा, एई के बाद इंटरव्यू, जेई के बाद कोई इंटरव्यू नहीं है, यहां पे हो गया प्रोसेस पूरा तुम्हारा। हरियाणा में पहले प्रीलिम्स स्क्रीनिंग टेस्ट, जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका 4 टाइम्स ही सेकंड स्टेज में जाएगा। 50 सीटें तो 200 जाएगा अगले राउंड में। और अगला राउंड है सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में पेपर में नंबर नहीं आ रहे बच्चों के। अभी पेपर हो गया हटे असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का, 54 वैकेंसीज थी, ओनली 25 सीटें भरी है उन्होंने, ये भरी गई है क्योंकि नंबर ही नहीं आए। रीजन, लिखने की आदत नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर, आपको भी कॉलेज में लिखने की आदत है। इससे पहले तो पेपर और जो ऑब्जेक्टिव,
तो अल्टीमेट गोल था सही आंसर फाइंड करना, जैसे मर्जी हो बाय हुक एंड क्रूक लगा लो, तुक्का लग गया, जो मर्जी लग गया। लेकिन सब्जेक्टिव में भाई तुम्हें लिखना है सारा अच्छे तरीके से, और वहां पे बच्चा मार खा रहा है इस टाइम पे। सो सब्जेक्टिव में आपके राइटिंग स्किल बहुत मैटर करते हैं। राइटिंग स्किल में बहुत सारी चीजें आती हैं, एक तो सही लिखना है, कितना लिखना है, राइटिंग बहुत मैटर करती है, और क्या लिखना है कि डायग्राम बनाओ। अगर तुमने क्वेश्चन का आंसर लिखा और पूरा इतना बड़ा पूरा पेज पैराग्राफ से भर दिया, किसी का दिल नहीं करेगा चेक करने का। हेडिंग बनाओ, पैराग्राफ लिखो, फिर कुछ पॉइंट्स में लिखो, फिर डायग्राम बनाओ, फिर कुछ और बना दो, जिसको बंदे को लगे अच्छा इसने ये भी कवर कर दिया, ये भी कर दिया, इसको नॉलेज है, दे दो नंबर। समझ रहे बात? ये राइटिंग स्किल होते हैं, ये राइटिंग स्किल बोलते हैं इसको। आगे की बात समझ, आगे समझ, सैचुरेशन आ रहा है ना, आ रहा है ना, थक गया ना, देखा फिर से आई पीछे से बात। स्टेट जेईई बता दिया, एसएससी जेईई। अच्छा, स्टेट जेईई का सबसे बड़ा ट्रबल क्या, कब आनी है अगली वैकेंसी, बस ये ट्रबल है क्वेश्चन में। दूसरा, जब आ जाए चार्जर मेरा नहीं है। दूसरा, जब आएगी पहली बारी में क्रैक हो जाए। समझ रहे मेरी बात? सिटी बहुत कम आती है। हिमूडा में इलेक्ट्रिकल का जो पेपर होके हटाए, पता कितनी सीट्स थी? हिमूडा में अभी जो सिविल का पेपर है 18 अगस्त को, पता कितनी सीट्स थी? जल शक्ति डिपार्टमेंट का जो एई का पेपर आना है, पता कितनी सीट्स थी? 5, 10, 15। मेरे को कितनी चाहिए? बस ये स्पिरिट है। और मेरे को पहली बार में मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़े, क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन जबरदस्त। और अकेली प्रिपरेशन करने से नहीं होगा, एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे। क्रिकेट में अल्टीमेट कहते हैं, क्यों खेलते रहते हैं? फिटनेस, फॉर्म, मोमेंटम, कॉम्बिनेशन, ये रीजंस हैं। यही चीज आपको भी करनी है, तो आपको कंटिन्यूसली ऐसे एग्जाम देने पड़ेंगे एक बार तैयारी करने के बाद, कि मेरे जब चाहे एक सीट आए मेरे को उसको कंप्लीट करना है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? तो इसलिए ये कैसे पॉसिबल है? बाकी कौन से एग्जाम, गेट तो है ही हर साल, पब्लिक सेक्टर जो विदाउट गेट आ रहे हैं वो तो है ही हर साल। आ रही कि नहीं बात समझ में? इसके अलावा एसएससी जेईई हर साल होता है। एसएससी जेईई क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी है वो एसएससी करवाता है। एसएससी कोई एग्जाम नहीं है, एसएससी तो एग्जाम कंडक्ट करवानी बॉडी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कौन से डिपार्टमेंट आते हैं एसएससी जेईई में? हाँ बोलो बोलो। सीपीडब्ल्यूडी और हाँ बीआरओ, एमईएस आ जाता है, और बताओ। हाँ जी प्लीज। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे को भी याद नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन होते हैं बहुत सारे हैं मेरे को, लेकिन टाइम निकल जाएगा उसमें। तो एसएससी जेईई हर साल होता है। एग्जाम पैटर्न 2 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस। प्रीलिम्स 200 क्वेश्चन 120 मिनट, चलो ये खुद कर लेना। तो 2 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। डन। आरआरबी जेईई एंड एसएससी क्या है? एसएससी जो बताएगा मेरी तरफ से एक चॉकलेट। यार तुम्हें देखो पता भी नहीं है, देखो तुम लोग सिविल इंजीनियर बीटेक कंप्लीट करने वाले हो और तुम्हें तुम्हारी पता नहीं है क्या क्या ऑप्शंस हैं। आरआरबी हर साल होता है, सॉरी आरआरबी जेईई हर साल होता है, लेकिन इस आप बोल रहे हैं आरआरबी ने कि हम लोग हर साल एग्जाम करवाए जाएंगे। आप में से डिप्लोमा किस चीज के पास है? पता है निकले हुए इसकी? पता है आपको इसकी निकली हुई है फॉर्म भरे? लेकिन ऐसे भरने का फायदा भी नहीं होगा अगर तैयारी नहीं है। सिंपल। आरआरबी ने बोला है कि हम लोग हर साल एग्जाम करवा करेंगे, ये बोला है इसने। एसएससी इज सीनियर सेक्शन इंजीनियर। 2016 के बाद एसएससी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, प्रमोशन के थ्रू हुआ है। लेकिन अब देर में भी चांस कि एसएससी का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करेंगे। उसके बाद
बहुत सारे और ऐसे एग्जाम्स हैं जो हर साल आपको सरप्राइजेस मिलते हैं, हर साल आते हैं नए नए एग्जाम्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पिछले साल एग्जाम होके हटा है CGPDTM, सुने क्या चीज है CGPDTM? पेटेंट ऑफ एग्जामिनर, ये पोस्ट थी। हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, आप लोग पेटेंट फाइल होते हैं, सुनिए कुछ पेटेंट होते हैं कुछ, तो पेटेंट जहां पे फाइल होता है वो CGPDTM ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पेटेंट एग्जामिनर का तो आया था 550 वैकेंसीज, 550 वैकेंसीज, और ये फिर आना अगले साल, और जबरदस्त जॉब है। सोच के देखो कि पूरे इंडिया में जो पेटेंट फाइल हो रहे हैं तुम्हारी डोमेन के, वो तुम्हारे पास आएंगे चेक होने के लिए, लेकिन वो उस हिसाब से तुम्हारा नॉलेज भी चेक करता है, नॉलेज, हार्डकोर नॉलेज चेक करेगा तुम्हारा। ऐसे बहुत एग्जाम आते हैं थ्रू ईयर। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में भी आपका टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती हैं। बैंकिंग सेक्टर के टेक्निकल ऑफिसर, आप बोल रहे अच्छा बैंकिंग में भी, इंश्योरेंस के अंदर भी, इंश्योरेंस के अंदर आप बोलोगे कि सर इंजीनियर की क्या रिक्वायरमेंट है, खुद सोच के देखो। अब कोई, हम तो बहुत छोटी छोटी चीजों से डील करते हैं। इंश्योरेंस आप लोग किस चीज की करवाया होगा? 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, या मान लो इस कॉलेज का, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का इंश्योरेंस होते कि नहीं होते? हाँ ना तो बोलो। तो वहां पे रिस्क फैक्टर कितना है, कितना इंश्योरेंस कर, कितनी वैल्यू का इंश्योरेंस कौन करेगा? सिविल इंजीनियर सिविल की चीजों का करेगा, मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल के प्रोडक्ट्स का करेगा। तो वहां पे रिक्वायरमेंट होती है इंजीनियर की। तो बैंकिंग डोमेन में तुम्हारे पास टेक्निकल ऑफिसर, समझ में आ गई बात? आगे बात समझ में कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? आप बोलोगे सर आज नहीं हटते ना, है ना, आज नहीं हटते सर। जब बीच में मैं तुम्हें वो करता रहा हूं, मैं रिफ्रेश करता रहा हूं, थक तो नहीं रहे हो? देखो फिर से पीछे तो आ जाएगी। चलो 2 मिनट और बस। मेरा तो फायदा है इसमें, मेरा तो फायदा है? अभी तक मैंने कुछ बोला उसमें मेरा फायदा बताओ, मैं अपने फायदे की बात बाद में करूंगा। चलो देखो, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, मैंने बीच में कवर भी किया है कि जो तुम लोगों ने पढ़ा है ना वही पूछेगा यार, कुछ भी नया नहीं पूछना उसने किसी भी एग्जाम के अंदर। हमें क्या करना होता है, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले या कोई भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले उसका ढंग से एनालिसिस करना जरूरी होता है कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। समझ रहे हो? एसएससी जेईई 120 मिनट 200 क्वेश्चन, 120 मिनट 200 क्वेश्चन, गेट 65 क्वेश्चन 180 मिनट। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये नहीं कि गेट में अगर टाइम ज्यादा दे रहा है तो वो डिफिकल्ट है, उसके साथ रिलेशन नहीं है। उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम लगता है, क्योंकि इसमें आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस मोर देन 55 क्वेश्चंस विल बी न्यूमेरिकल। एसएससी जेईई 120 मिनट 200 क्वेश्चन, आता तो ठीक है, आता तो ठीक है, ऐसे चलते हैं, ऐसे पढ़ा आता टिक, पढ़ा आता टिक, पढ़ा आता टिक। आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस 120 to 130 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ टिक ही मारने हैं, आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। बाकी 60-70 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग, जो सॉल्व करने में टाइम लगेगा, और जो न्यूमेरिकल्स उसके अंदर आते हैं उसमें भी टाइम लगेगा। तो हमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ना होता है, सिंपल। दूसरा, सब्जेक्ट को उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ना। गेट के लिए पढ़ ले कोई सब्जेक्ट को, ढंग से कंसेप्ट पढ़ो और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। एसएससी जेईई के लिए पढ़ रहे हो तो थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। गेट में तुम थ्योरी नहीं लिखोगे, कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा कि इस चीज के केस में कितना फॉर्मूला होता है, जेईई में पूछ लेगा। समझ रहे हो कि कैंटिलीवर है, इधर पॉइंट लोड लगा हुआ है, इस केस में बताओ डिफ्लेक्शन फिक्स्ड एंड पे कितना होगा, कैसे निकालोगे उसका फॉर्मूला बताओ। लेकिन गेट में ऐसा नहीं बोलेगा, गेट में बोलेगा
कि ये कैंटिलीवर है, पॉइंट पर इतना लगा हुआ है, ये इसकी लेंथ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर इसका डिफ्लेक्शन निकाल के दिखाओ, उसकी वैल्यू निकालो कितनी है। आगे बात समझ में? इतना से समझा सकता हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरे को हो गए 15 साल पढ़े हुए, इतना का याद है मेरे को। समझ में आएगी बात? ऐसे क्वेश्चन फर्क होता है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ना है, क्या रिक्वायरमेंट है। डन? समझ में आएगी बात? तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल, उस एग्जाम को समझो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करो। थोड़ी सी अपनी बात कर ले। चलो देखो, कहीं पे भी अगेन फिर से वही बात है, सस्टेनेबल मॉडल। अगर मैं यहां सिर्फ अपनी बात करूंगा, या सिर्फ मैं आपके फायदे की बात करूंगा, या सिर्फ कॉलेज के फायदे की बात करूंगा, सिस्टम फेल है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन पे, पूरा गेट के लेक्चर्स फ्री पड़े हैं, पूरा जेई के लेक्चर्स फ्री पड़े हैं, कर सकते हो। सर जैसे मैंने बोला फ्री में करवा दो, सस्टेनेबल नहीं है, नहीं होगा, सिस्टम ही रुक जाएगा और वो टोटली फेल्यूर है। कुछ बड़े बड़ी एडटेक कंपनी, एडटेक कंपनी समझते हो? एडटेक कंपनी पता है इस टाइम सारी फेल है, सब फेल है। रीजन उसके पीछे पता है क्या है? सब फंडिंग लेके बैठे हैं। इतना समझते हो? सब फंडिंग लेके बैठे हैं, कमा के नहीं लगा रहे हैं। फ्रॉम द गॉड ग्रेस टचवुड योर पीडी अभी तक सेल्फ सस्टेन कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है, क्यों सस्टेन कर रहे हैं? क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स, कुछ आपको मोनोपोलिस्टिक कुछ ऐसे प्रोडक्ट डिमांड क्रिएट करना, फिर उसकी सप्लाई करना जरूरी होता है। तो इस कारण से हर किसी का फायदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो क्यूआर कोड है, ये हमारे योरपीडिया प्लेटफॉर्म का है। आप लोग सभी इसको जल्दी से स्कैन करो, स्कैन करो जल्दी से। इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक बार स्कैन करो इसको। कर लो यार, इतना इंफॉर्मेशन बताया तुम्हें। अच्छा मैं नहीं देख रहा। ये क्या है? ये योरपीडिया एजुकेशन का चैनल का लिंक है, यूट्यूब चैनल। क्योंकि जो हमारा जो मेन सोर्स है लोगों तक रीच करने का, वो यूट्यूब है, राइट? अब ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं चैनल? क्योंकि यहां पे आपको बहुत सारी यूनिक चीजें दिखेंगी, जो क्योंकि मेरे को पता है कि कोई ना कोई तो आप लोग प्लेटफॉर्म फॉलो करते ही हैं आज के टाइम पे, लेकिन यहां पे बहुत कुछ यूनिक चीजें दिखेंगी जो किसी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेगा, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, राइट? इसको देखते रहना, क्योंकि यहां पे वो सारी अपडेट्स तुम्हें मिलेगा जो अब आपको इमीडिएटली पास आउट होंगे, या सेकेंड ईयर का आपको थर्ड ईयर ऑनवर्ड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे हैं, वो सारा आपको पता लगेगा, राइट? अब आप लोगों से कुछ डिटेल्स हमने लिए ना, ये कुछ डिटेल्स लिखाई है ना, नाम और नंबर। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये कि ऑब्वियसली एक बार में भी 6-8 महीने के बाद आपको एक बार कॉल आएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक हिमाचल के लिए, हम लोग जितने भी कॉलेजेस में जा रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी है या राजीव गांधी कॉलेज हो गया, या जितने भी कॉलेजेस में हम जा रहे हैं, उन सभी कॉलेजेस के बच्चों को हम लोग उस ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और वहां पे टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस स्टेट से रिलेटेड या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो आपको इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड की जाएगी, राइट? उसमें पेशेंस रख के बैठना, बहुत फायदा होगा उसका। और दूसरा चीज, अभी जो मैंने चीजें बताई हैं भूल जाओगे ना सारी, है ना? देखा पीछे से आवाज नहीं आई, अब आगे से आई है। भूल जाओगे ना? भूलनी नहीं है। अगर भूलोगे तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं याद करवाऊंगा, ठीक है? बात आगे समझ? एनी क्वेरी, जो भी आपको दिमाग में उल्टा सीधा क्वेश्चन आ रहा है पूछिए। 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करूंगा मैं। जो भी दिमाग में कोई डाउट या कुछ भी अपने डिस्कशन करना चाहते हो करियर से रिलेटेड, आप कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉलेज है। देखते हैं कितने ब्रेव हैं यहां पे। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आप डिस्कशन करना चाहें, या जो भी आपने अपना सोचा हो उसके बारे में अगर कुछ तुम डिस्कस करना चाहते हो तो कर सकते हो।
अच्छा, वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, योरपीडिया, ईसीपी, ध्यान से प्लीज, लास्ट अनाउंसमेंट आएगा उसके बाद समअप कर रहे हैं। हमारे तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं, ईसीपी, इंजीनियर्स करियर पॉइंट, वहां पे स्टेट से रिलेटेड आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है इंजीनियर्स करियर पॉइंट पे। नेशनल लेवल पे आपको चीजें मिलेगा योरपीडिया पे, और इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें मिलेगा योरपीडिया ग्लोबल पे। एक आपके हिमाचल का एक स्टूडेंट है विक्रम ठाकुर, उसका डायरेक्ट पीएचडी में भी अब्रॉड में सिलेक्शन हुआ है, उसका इंटरेक्शन पड़ा हुआ है योरपीडिया ग्लोबल पे, उसको सुनना। तकरीबन मेरे को लगा 3200-3300 यूएस डॉलर का स्कॉलरशिप है उसका, हिमाचल का स्टूडेंट है, उसको सुनना। बहुत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो इन चैनल्स को फॉलो करते रहना, इन चैनल्स को फॉलो करते रहना, और वहां से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। और उसके बाद इन चैनल्स पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है वो मेरा ही कॉन्टेक्ट नंबर है, मेरा नाम गुरविंदर है। आपको कभी भी फ्यूचर में कोई डिस्कशन करना हो, कोई डाउट हो, या कोई भी आपको कोई करियर से रिलेटेड डिस्कस करना है, तो यू कैन कॉल मी, राइट। और बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों से बात करके, आपने बहुत पेशेंस के साथ सुना, वो वापस नहीं आए, बहुत अच्छी बात है, तो एज एक्सपेक्टेड। तो कोई बात नहीं, हर किसी का होता है, कोई इशू बात नहीं है, ऐसे होने चाहिए हर क्लास के अंदर। तो चलो, थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत आसान से सुना इसको, और उम्मीद करते हैं कि मेरी इस प्रेजेंटेशन से एटलीस्ट 2-4 लोगों पे एटलीस्ट फर्क पड़ेगा मिनिमम, और आप लोग रोल मॉडल बनेंगे इस इंस्टीट्यूट के लिए, आने वाले जूनियर्स के लिए। जब तक आपके कॉलेज में कहीं से फोटो नहीं लगेगा ना यार, तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा। रोल मॉडल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। बाकी अभी कोई अगर आपने मेरे से इंडिविजुअल किसी ने डिस्कशन करना तो आप कर सकते हैं, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।